ने उस लड़की को घसीट के कार में लेके बहुत ब्रूटली रेप किया। तीनों लोगों को छोड़ दिया, मार के रेप करके बॉडी के पार्ट्स को काट के उसको पकाता था। निशा मैनन, सर्टिफाइड फॉरेंसिक एक्सपर्ट और कंसल्टेंट, जिन्होंने 17 साल के एक्सपीरियंस में सुशांत सिंह राजपूत और निर्भया जैसे हाई प्रोफाइल केसेस में क्रूशियल फॉरेंसिक इंसाइट्स दिए। तो एक केस बहुत सालों से चलता आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत का। लोग ये कह रहे हैं कि वो सुसाइड नहीं था। सुशांत सिंह के साथ में बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, तो दे आर लुकिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। बट एम्स ने भी अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया था कि डेथ ड्यू टू हैंगिंग। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आफ्ताब ने कन्फेशन ही तो किया था। पुलिस के सामने दिए हुए कन्फेशन का कोर्ट में कोई वेटेज नहीं होता। अगर मैंने ये हाथ यहाँ पे 5-10 मिनट रखा है तो मेरे एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे आ गए और यहाँ से भी डीएनए टेस्टिंग हो सकती है। क्या आप उस दिन इस जगह पे गए थे? एक्चुअली वो बंदा गया था। अब बोलना उसे झूठ है कि मैं नहीं गया था। तो जब हम झूठ बोलते हैं हमारी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, स्किन रेजिस्टेंस, बीपी बढ़ जाता है, वो तुरंत सिस्टम मॉनिटर कर देता है। ये प्रूव हो चुका है कि इस आदमी ने रेप किया है, ये बंदी थी, तो भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन सिर्फ वो ही एक एविडेंस नहीं है। उससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए आप लोगों को? मतलब गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए उससे बड़ा एविडेंस? मतलब आज के इस पॉडकास्ट से तो मैडम मेरे को तो डर ही लग रहा है कि रेपिस्ट ज़्यादा नहीं पैदा हो जाए। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू वेरी मच। ह्यूमंस, आप पावरफुल है, आप बहुत शानदार बात करते हैं और आप आज से बताएंगे कि किसको सजा होनी थी और किसको नहीं होनी थी। देखो, हम तो फॉरेंसिक के बारे में उतना ही जानते हैं जितना सीआईडी में डॉक्टर सालुंके ने बताया है कि दया देखो ये बॉडी इतने दिन पुरानी है, दया देखो ये मर्डर कब हुआ था, उतना ही जानते हैं। तो मेरे को भी इस बारे में बहुत कम नॉलेज है और मेरे को लगता है कि जो ऑडियंस जो हमको देख रही है उनको भी बहुत 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 ही कम नॉलेज होगी कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे काम करता है और क्या रिपोर्ट होती है, क्या डेटा पॉइंट होते हैं। मतलब आपको कोर्ट में कब लेके जाया जाता है कि यार अब आपकी गवाही मान्य है या नहीं है, आपको कौन लोग रीच आउट करते हैं। तो इस सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैडम आप भी बता दीजिए कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है। देखिए, सबसे पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि फॉरेंसिक है क्या। चलो ठीक है, डन। अब फॉरेंसिक ज्यादातर लोग समझते हैं एक साइंस है, एक सब्जेक्ट है। ये एक सब्जेक्ट नहीं है। ये साइंस, जब भी कोई भी साइंस यानी कि बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, जब इसको हम कोर्ट पर्पस के लिए यूज करते हैं या किसी लीगल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसको फॉरेंसिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स अगर हम फॉरेंसिक में यूज कर सकते हैं तो फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल डीएनए का टेस्टिंग, तो वो फॉरेंसिक बायोलॉजी में आ जाता है। फायर आर्म्स यानी कि शूट आउट के जो केसेस होते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका वेलोसिटी बताते हैं किस टाइप का गन, वो आ जाता है फॉरेंसिक फिजिक्स के अंदर। ठीक है। उसी तरीके से टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग्स, पॉइजन्स, इन सब का जब टेस्टिंग होता है तो वो आ जाता है फॉरेंसिक केमिस्ट्री। तो जब भी कोई बेसिक साइंसेस लीगल पर्पस के लिए यूज होता है तो वो फॉरेंसिक बन जाता है। ओके। ठीक है, ये है फॉरेंसिक। और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वो हर एक फील्ड के स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है, ऑर्थोपेडिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, उसी तरीके से फॉरेंसिक में भी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे फॉरेंसिक डीएनए एक्सपर्ट अलग होता है, फॉरेंसिक बैलिस्टिक एक्सपर्ट अलग होता है, फॉरेंसिक मेडिसिन जो पोस्टमार्टम कंडक्ट करते हैं वो ओनली डॉक्टर्स होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर्स एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। फॉर पोस्टमार्टम डॉक्टर्स कंडक्ट करते हैं, उनका प्रॉपर एमबीबीएस हुआ होता है और उसके बाद में जैसे लोग स्पेशलाइज करते हैं गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिशियन, वैसे ही उनका स्पेशलाइजेशन होता है फॉरेंसिक मेडिसिन में। ओके। और वो ही पोस्टमार्टम करते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कभी भी पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। फाइंडिंग्स पता होती है कि भाई ये फाइंडिंग्स एक डॉक्टर ने बताई है तो उसका क्या निष्कर्ष है, किस तरीके से उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेथ किस कारण से हुई है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का लीगल टर्मिनोलॉजी या फिर एक्चुअल मेडिकल, नॉट लीगल, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक नहीं देखेंगे, आप देखेंगे डेथ ड्यू टू मायोकार्डियल इंफाक्शन। ओके। ठीक है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही डेथ ड्यू टू, अब सफोकेशन, हम बोलते हैं सफोकेशन, दम घुटने से, तो उसका टेक्निकल मेडिकल टर्म है एस्फिक्सिया।
तो जिसमें कि स्ट्रैंगुलेशन भी, गला दबाने से भी मर जाते हैं, हैंगिंग से भी मरते हैं। अगर बहुत गैस चेंबर में फायर के दौरान कोई निकल नहीं पाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनहेल करके भी मर जाते हैं। तो वो सब डेथ एस्फिक्सिया से होते हैं। तो इन सब का आइडेंटिफिकेशन एक डॉक्टर बता सकते हैं। एक एक्सपर्ट क्या क्या चीजें एनालाइज करी है, पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ के एनालाइज करके उसका डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंड कर सकता है। तो वो अपनी राय देते हैं बेसिकली। हाँ, राय तो पोस्टमार्टम्स में डॉक्टर्स ही देते हैं, ठीक है। बट अब ये एक तरफ हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बाकी तरफ हुआ और ज़्यादा और अलग-अलग फोरेंसिक सब्जेक्ट के, जैसे हैंडराइटिंग हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, डीएनए हो गया, टॉक्सिकोलॉजी। इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके पूरे उस केस में एविडेंस प्रोड्यूस करने होते हैं। वो एक्सपर्ट का काम होता है और उसमें भी अलग-अलग एक्सपर्ट काम करते हैं। डीएनए अलग एक्सपर्ट निकालते हैं, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन अलग एक्सपर्ट निकालते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, बैलिस्टिक वाले अलग होते हैं। तो सबके रिपोर्ट्स को सिंक करके एक क्राइम को प्रूव किया जाता है। तो इतनी रिपोर्ट आने में तो जन्म लग जाएंगे ना, क्राइम कैसे प्रूव करेंगे? नहीं, जन्म तो नहीं लगते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी आयरनी है इंडिया का पॉपुलेशन। जहाँ हम पॉपुलेशन की बात करते हैं वहाँ पे क्राइम रेट तो आपको पता ही होगा, बहुत ही एस्केलेटेड क्राइम रेट है, बट रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है हमारे पास में इन टर्म्स ऑफ फोरेंसिक लेबोरेटरी, इसीलिए टाइम लगता है। अगर एक पर्टिकुलर सैंपल आपके पास में आया, डीएनए समझ लीजिए, डीएनए का सैंपल आया एक फोरेंसिक डीएनए एक्सपर्ट के पास में, उसमें कम से कम 2 वीक से लेके 6 वीक तक लग सकते हैं एनालिसिस में। एक सैंपल की बात कर रही हूँ मैं। 2 से 6 वीक। 2 से 6 वीक लग सकते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का सैंपल है, एक का है, मिक्सचर सैंपल है, गैंग रेप हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ज़्यादा लोग हैं, डिग्रेडेड सैंपल है, कंटामिनेटेड। तो इन सब के बेसिस पे जो फाइंडिंग्स होती है और जो टूल्स यूज़ होते हैं वो सब अलग-अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से टाइम भी डिफ़र करता है। अब आप सोचिए कितने सारे केसेस हुए होंगे जिसमें कि डीएनए की ज़रूरत है, डीएनए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तो कितना टाइम लगेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इट इज़ डिमांड वर्सेस सप्लाई का चेन है, तो इसीलिए टाइम लगता है। इट इज़ नॉट कि प्रोसेस में टाइम लगता है। और ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली, अब एक डीएनए एक्सपर्ट डीएनए का टेस्ट कर रहे हैं, बैलिस्टिक एक्सपर्ट फायरआर्म का टेस्ट कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट अपना अलग काम कर रहे हैं। तो इस तरह के साइमल्टेनियसली सब डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। सो अपन पहले केस पे जाने की बजाय पहले अपन ये देखेंगे, आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, राइट? हाँ जी। सो गवर्नमेंट आपको कैसे रीच आउट करती है? कोई प्राइवेट वाला आदमी आपको कैसे रीच आउट करेगा? मान लो कोई किसी के साथ कोई कांड हो गया, मतलब रेप केस का कोई चल रहा है, तो वो लोग आपको रीच आउट करेंगे या पुलिस वाले आपको रीच आउट करेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, जब भी कोई हीनस क्राइम होता है, यानी कि संगीन अपराध जिसको बोलते हैं, रेप, खून, मर्डर और इस टाइप से, जिससे ग्रीवियस, वो एक इंसान के प्रति नहीं होता है, इट इज़ अगेंस्ट द स्टेट। इट इज़ अगेंस्ट द स्टेट। जहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे स्टेट के पुलिस फोर्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और बाकी सारे सीनियर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, बिगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, अब मर्डर जिसका हुआ है वो विक्टिम हो गया है, ठीक है, और जिसने किया है वो अनआइडेंटिफाइड है। अब विक्टिम के घर वाले ही केस दर्ज करते हैं। अगर विक्टिम के घर वाले केस दर्ज भी नहीं करते हैं तो भी एक क्राइम हुआ है, एक मर्डर हुआ है, तब वहां पे पुलिस की तरफ से, विक्टिम की तरफ से पुलिस आती है, उसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन। ओके। ओके, एंड देन द प्रोसिक्यूशन इज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। वो अननोन भी हो सकता है क्योंकि अक्यूज्ड अभी फॉर एग्जांपल आरजी कौर केस में देख लीजिए, इसमें स्टेट ऑफ कोलकाता वर्सेस संजय राय, ठीक है। तो यानी कि विक्टिम के लिए स्टेट ऑफ कोलकाता है और संजय राय जो है वो अक्यूज्ड है। तो हीनस क्राइम हमेशा जो है वो लॉ एनफोर्समेंट और गवर्नमेंट के पास ही, गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लॉ एनफोर्समेंट के पास में ही जाता है। ओके। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो कुछ कुछ चीज़ों में असिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ, कभी कुछ टेक्निकल ग्लिच आता है, कुछ डिफ़िकल्टी आती है। अब एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हम क्या करते हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ कभी बहुत टाइम लग रहा है, अब एक सुइसाइड नोट आया है, उसके एनालिसिस के लिए भेज दिया है। अब पेंडेंसी बहुत रहती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग रहती है। महाराष्ट्र में जो है पेंडेंसी कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 years है, ठीक है, और उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग है।
तो अगर पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले ये प्रूव करना ज़रूरी है कि वो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उसके लिए थ्रू डिफरेंट चैनल्स जो है वो हमको अप्रोच किया जाता है और हम अपना ओपिनियन देते हैं। और मैं आपको स्पेसिफिकली ये एक बात बताना चाह रही हूँ कि कोर्ट्स में देयर इज नो डिस्टिंग्विश, यानी कि कभी भी प्राइवेट एक्सपर्ट का रिपोर्ट या गवर्नमेंट एक्सपर्ट का रिपोर्ट बोल के कोर्ट रिजेक्ट नहीं करती है। नहीं करेगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट एक्सपर्ट का रिपोर्ट इक्वली वैलिड है। कोर्ट देखती है कि उस रिपोर्ट में कंक्लूजन डिराइव करने के लिए क्या रीजनिंग आपने दिया है, एक एक्सपर्ट ने क्या रीजनिंग दिया है। बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि सीआरपीसी 293 में, जो कि अभी रिसेंटली अभी न्यू लॉ के हिसाब से दूसरा सेक्शन हो गया, उसमें जो भी लिमिटेड गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं उनको कोर्ट में डिपोज करने की जरूरत नहीं, कोर्ट में कटघरे में आने की जरूरत नहीं है टू प्रूव दिस। बट अगर जज चाहते हैं, जुडिशियल ऑफिसर चाहते हैं, या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरे काउंसिल करना चाहते हैं, तो उनको कॉल किया जाता है। बट इन ईच एंड एवरी केस जो कि प्राइवेट एक्सपर्ट रिपोर्ट करता है, उनको कटघरे में जाना पड़ता है, जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ता है उनको वहां पे खड़े होके एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि हमारे साइड के जो क्लाइंट है वो भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और सामने वाले जो काउंसिल है, लॉयर है, उनकी पूरी कोशिश रहती है हमारे रिपोर्ट को डिमोलिश करने की। तो हमें वहाँ पे, मैं हमेशा समझती हूँ कि एक प्राइवेट एक्सपर्ट का रोल बहुत क्रूशल होता है और बहुत थरो सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए होते हैं वहाँ पे खड़े होने के लिए। चलो, आपने जो केस हैंडल किया ना, जब आपको कोर्ट में बुलाएगा उसके बारे में अपन बात करेंगे, आगे बात करेंगे और देखेंगे कि आपने किस तरह से उस केस को हैंडल किया। बट उससे पहले है ना, अभी जो रिसेंट केस चल रहा है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, अब क्या इनके परिवार वालों ने सबसे पहले उनको करना जरूरी कि मतलब कंप्लेन करना जरूरी है, या फिर डायरेक्ट अब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और फॉरेंसिक का कैसे इसमें रोल आएगा? अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मर्डर हो गया है, अब सीधे परिवार वाले करे नहीं करे, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उसको सॉल्व करना। तो अब ये प्रोसिक्यूशन का केस हो गया। अब इसमें जितने भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन होगा। उसमें राइट फ्रॉम द बिगनिंग, अभी कहा जाता है कि ऑटो रिक्शा में 3 लोग आए, किस डायरेक्शन से आए, ठीक है, डिस्टेंस क्या रहा होगा, जो विक्टिम है उनसे इनका क्या डिस्टेंस रहा होगा, जो गोलियां मिली है बॉडी के अंदर बाहर, इवन जो शेल्स मिले हैं वो किस टाइप के शॉटगन के थे, पिस्टल के थे, रिवॉल्वर के थे, क्या कैलिबर के थे, ये सारा डिटेल्स चाहिए। किस एंगल से शूट किया होगा और किस एंगल से, और बहुत सारे बुलेट्स क्या होते हैं, ज़रूरी नहीं है बॉडी के अंदर रह जाए, कुछ बाहर भी निकल जाते हैं। तो एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड को स्टडी करना, कौन से बुलेट से नुकसान हुआ है, किससे हैमरेज हुआ और डेथ किस बुलेट से हुई है, ये डिटेल्स पता लगाना। ये डिटेल्स अब 2 लोग पता लगाते हैं, एक तो मेडिकल एग्जामिनर जो पोस्टमार्टम करते हैं, एंड सेकेंडली बैलिस्टिक एक्सपर्ट। तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट सबसे पहले ये बताएंगे कि किस टाइप का गन यूज हुआ, कितनी दूरी से यूज हुआ, क्या एंगल से यूज हुआ, और इस टाइप के एंगल से कितना नुकसान हुआ है। अब कहा जाता है कि शॉट तो ज्यादा हुए थे, ज्यादा बुलेट शूट हुए थे, लेकिन शायद 3 या 4 बॉडी के अंदर मिले हैं और कुछ बाहर निकल गए हैं। तो एम्प्टी शेल्स जो मिले हैं, वो एम्प्टी शेल्स का एनालिसिस, और उनके साथ में कौन था, अब जो साथ में था उसका भी ब्रीफ लेंगे कि एग्जैक्टली ये पर्सन बाबा सिद्दीकी जो भी विक्टिम है वो इस टाइम पे बाहर निकलेंगे, इसका कम्युनिकेशन कैसे गया। डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन मीडियम रहा होगा कि भाई वो इतने बजे, या फिर कोई वेट कर रहा था, उससे पहले कंस्पायर किया। सुना जाता है कि 15 दिन पहले जो भी असेलेंट्स थे, मारने वाले, वो किसी होटल में रुके हुए थे, तो डेफिनेटली इनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ होगा। तो कम्युनिकेशन में कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, किस तरह की एक्टिविटी हुई है, मूवमेंट रिकॉर्ड्स, मोबाइल फोन्स के रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाएगी। इसके अलावा अगर वहाँ पे कुछ फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस मिले हैं उनके गाड़ी में, वो भी एनालाइज होंगे। तो आप सोचिए एक क्राइम को सॉल्व करने के लिए कितने एक्सपर्ट्स लगते हैं और क्या क्या चीज़ें लगती है। ये तो बहुत डिटेल हो गया ना, मतलब इतना डिटेल लगाने में तो मतलब वहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि भाई कि लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या करी है, साफ बोल रहे हैं कि भाई हमने करी है, फिर भी आप इतना, अभी देखिए ये मतलब इतना डिटेल में एनालिसिस करना, इट्स कैसे करेगा कोई? ये मैं रीजन आपको बताती हूँ। कन्फेशन अलग बात है, पुलिस के सामने दिए हुए कन्फेशन का कोर्ट में कोई वेटेज नहीं होता है, जीरो। जीरो।
फाइनली मैंने बहुत सारे लोगों को कोर्ट में जाके बोलता है कि साहब मुझे तो बेल दे दो, इन्होंने मार मार के मेरा भुर्ता, मुझे वापस नहीं जाना है अंदर, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हाँ तो एक फोर्सफुल स्टेटमेंट हो जाता है, तो इसीलिए जो कोर्ट में दिया जाता है बयान वही माना जाता है। ठीक है, कन्फेशन, पुलिस के रिमांड से निकलने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं। आप सिमिलर केस अगर मैं बताऊंगी तो श्रद्धा वालकर मर्डर केस में, श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आफताब ने कन्फेशन ही तो किया था, ठीक है, लेकिन फिर भी पुलिस ने लाई डिटेक्टर करवाया, उसके साथ में जाके बॉडी कहाँ उसने दफनाई, कहाँ जलाई, बोन्स को किया, फिर उसका डीएनए टेस्ट करवाया, क्राइम सीन विजिट किया, क्राइम सीन में क्या क्या ट्रेस एलिमेंट्स मिले वो देखे, रेफ्रिजरेटर चेक किया। जब एक आदमी ने कन्फेशन कर दिया तो ये करने की क्या जरूरत है, राइट। ठीक है, क्योंकि कन्फेशन पुलिस के सामने हुआ है, कल को कोर्ट में जाके बोलेगा मेरे से जबरदस्ती कन्फेशन लिया गया था, ठीक है। और सिर्फ कन्फेशन लेना या सिर्फ इन चीज़ों को, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन लेवल है। अगर कोर्ट में जाके कोई भी चीज़ प्रूव करना, उसका कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए। अगर एविडेंस नहीं है, आपने कितना ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, आपने हो सकता 50 पॉइंट्स एविडेंसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया, लेकिन प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं करी, हैंडलिंग प्रॉपर नहीं रहा, रिपोर्ट प्रॉपर नहीं रहा, तो 50 में से हो सकता है 40 बाहर निकल जाएंगे। तो इट हैज़ नो वेटेज। हमें जो प्रूफ करना है वो केस, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए तो लीड मिलता ही है, इन द एंड कोर्ट में अब वो पता नहीं 4 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, उसके एविडेंसेस जो है वो प्रॉपरली कोर्ट में एडमिसिबल होना चाहिए इन अ प्रॉपर मेथड, तभी कोई भी जुडिशियल ऑफिसर, जज उसको एक्सेप्ट करेगा। नहीं पता होते हुए भी इट कैन बी सेट असाइड। तो इसमें मतलब श्रद्धा मर्डर केस के अंदर क्या फॉरेंसिक मतलब सामने आई, फॉरेंसिक चीजें क्या सामने आई इसमें? अभी श्रद्धा वालकर मर्डर केस में सबसे पहले तो उसे कन्फेस कर लिया कि मैंने ही किया था करके, नंबर 1, ठीक है। सेकेंडली जो उसने बोन्स दिखाए, अब सबसे पहले वो ह्यूमन बोन्स है कि नहीं कैसे पता चलेगा? पूरे आधी जली हुई, कुछ गड़ी हुई, और कितने साल कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो सबसे पहले कि ये ह्यूमन रिमेन्स है कि नहीं है वो आइडेंटिफाई किया। ह्यूमन रिमेन्स है आइडेंटिफाई किया तो ये श्रद्धा वालकर का है कि नहीं, डीएनए टेस्ट हुआ, उस बोन्स में से डीएनए निकाल के कोरिलेट किया गया, कंपेयर किया गया उसके फादर से और ब्रदर के डीएनए से। मदर उसकी अलाइव नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए चेक करके प्रूव कर लिया कि हाँ ये श्रद्धा वालकर की बॉडी है। अब वो बोल रहा है कि मैंने इलेक्ट्रिक सॉ यूज किया है, ठीक है। अब ये इसने बयान में बोला है, कल को जाके कोर्ट में बोल सकता है नहीं मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, मैंने तो कुछ और यूज किया है। वो इलेक्ट्रिक सॉ यूज किया है, वेपन उसी टाइप का यूज किया है, वो बोन के एजेस से पता चलेगा। हारी से जब काटते हैं तो वो एजेस में वो रह जाता है, वो एम्बॉसिंग उस टाइप से होता है। एक नीट कट अलग होता है और एक एम्बॉसिंग वाले कट अलग होते हैं। वेपन का आइडेंटिफिकेशन वही है कि नहीं है। क्राइम सीन पे जाएंगे तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, अब कितना भी वो क्लीनिंग करे, छोटे छोटे क्रैक्स में, क्रिवाइसिस में तो रह ही जाता है ट्रेसेस। उसको पूरा थरली, कोई छोटा सा एक, हम अगर कंपेयर करें एक बाल जितना भी कुछ निकल के आ जाए तो उसमें से डीएनए निकल, तो उस टाइप उसमें से सैम्पलिंग, क्राइम सीन में ब्लड स्पैटर पैटर्न्स, किस तरीके से ब्लड निकला है, काटते टाइम, बाथरूम में काटते टाइम थोड़ा बहुत ब्लड, सो ये सारे एविडेंसेस का एनालिसिस एंड ओवरऑल साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हुआ है, यानी कि पॉलीग्राफ भी हुआ है आफताब का, तो उसके भी रिजल्ट्स जो है, इन सबको मिला के एक वाटर टाइट केस बनाया जाता है। कि पॉलीग्राफ क्या होता है और ये डीएनए जो टेस्टिंग होती है, 2 सवाल है मेरे यहाँ पे। पॉलीग्राफ के बारे में बताओ मुझे आप, प्लस जो डीएनए टेस्टिंग होती है वो कितने दिन तक मतलब रह सकती है? मतलब एक बाल अगर 25 दिन बाद, 30 दिन बाद या 40 दिन बाद, 50 दिन बाद मिले तो क्या उसका डीएनए टेस्ट हो सकता है? देखिए डीएनए जो है वो बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है, ठीक है। अब डीएनए के लिए हम क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट, बाल, अगर मैंने ये हाथ यहाँ पे 5-10 मिनट रखा है तो मेरे एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे आ गए और यहाँ से भी डीएनए टेस्टिंग हो सकती है, ओके। हमारे बोन्स, बोन के ट्रेसेस, बाल, स्किन, टिश्यू, ब्लड, बॉडी का कोई भी पार्ट जिसमें कि सेल्स है उसमें से आप डीएनए निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये है बायोलॉजिकल एविडेंस। इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसको अगर अच्छी तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया
प्रॉपर कंडीशंस में, अगर तो ब्लड जो मिला हुआ सूखा मिला है तो उसको अच्छी तरीके से रूम टेम्परेचर पे, सनलाइट में नहीं, रूम टेम्परेचर पे सुखा के एक वेंटिलेटेड पेपर बैग में प्रिजर्व किया जाता है। तो ऐसे सैंपल्स आप 25 साल के बाद में भी चेक कर सकते हो। ऐसे ही डेवलप्ड कंट्रीज कोल्ड केसेस को सॉल्व करती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, इनके पास में पुराने सैंपल्स प्रिजर्व होते हैं, वो निकाले जाते हैं। और अगर वेट सैंपल है, यानी कि ब्लड है जो सूखा नहीं है, या किसी की बॉडी से ब्लड निकला है, सीमेंट ट्रेसेस है, वॉमिट है, जो भी है, वो वेट कंडीशन में होते हैं, तो फिर उसको सर्टेन टेम्परेचर पे उसको रेफ्रिजरेट किया जाता है। और वो रेफ्रिजरेशन अगर प्रॉपर कंडीशन में रखा जाता है तो अगेन उसका टेस्टिंग बहुत सालों बाद भी हम लोग कर सकते हैं। और इसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट कैसा होता है? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट अगर मैं सिंपल टर्मिनोलॉजी में बताऊं तो लाई डिटेक्टर। अगर एक मूवी का है जिसमें कि ग्राफ इधर जाता है, ग्राफ इधर, सच बोलो तो ग्राफ इधर जाता है, झूठ बोलो तो ग्राफ, ऐसा नहीं होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ में क्या होता है, मैंने खुद ने, मेरे साथ में फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे केसेस में पॉलीग्राफ कंडक्ट किया है। उसमें अलग अलग प्रोब्स रहते हैं। प्रोब्स क्या रहते हैं कि हार्ट बीट, स्किन रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर, ये सब मॉनिटर करने के लिए अलग अलग बॉडी में प्रोब्स लगे जाते हैं। और एक स्टैटिक चेयर पे उस पर्सन को, सब्जेक्ट को बिठाया जाता है। सबसे पहले उस सब्जेक्ट से कंसेंट लिया जाता है कि भाई आप राजी हैं, आप अग्री करते हैं इस कंडक्ट। बिना कंसेंट के आप किसी को कोई भी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संजय राय वाले केस में उसने मना कर दिया था, उसने इसके लिए मना कर दिया था कि वो, उसने कंसेंट नहीं दिया, तो कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। उसके बाद में प्रोब्स लगाने के बाद में फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है पूरा प्रोसीजर, प्रोब्स लगाने से पहले पूरा प्रोसीजर इस सब्जेक्ट को बताता है कि इस तरीके से आपको प्रोब्स लगाए जाएंगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, सवाल को 3 बार पूछे जाएंगे। एक बार पूरे, अगर 20 सवाल है तो 20 सवाल पहले पूछेंगे, फिर वापस वही 20 सवाल पूछेंगे, फिर से पूछेंगे, 20 सवाल पूछेंगे। इसका जवाब हाँ, ना, नहीं पता, आपको जो बोलना है बोलिए, उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बार बार इस टाइप से चेयर पे हिलना नहीं है आपको, इसीलिए हम लोग स्टैटिक चेयर रखते हैं उसमें। उसके बाद में ये पूरा पॉलीग्राफ का एक एप्लीकेशन होता है जो कि लैपटॉप से कनेक्टेड रहता है, जो कि प्रोब्स कनेक्ट है। उसमें सवाल, अब सवाल जो है वो सिंपल सवाल जिसमें आदमी झूठ नहीं बोलता। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है, आप, या आपका नाम ये है, तो हाँ मेरा नाम ये है, आपकी उम्र इतने साल की है, तो वो सब सच धीरे 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 आके इंसिडेंट्स पे, क्या आप उस दिन इस जगह पे गए थे। अब जैसे ही, अब एक्चुअली वो बंदा गया था, अब बोलना उसे झूठ है कि मैं नहीं गया था। तो जब हम झूठ बोलते हैं हमारी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, स्किन रेजिस्टेंस, बीपी बढ़ जाता है, वो तुरंत सिस्टम मॉनिटर कर लेता है। और ग्राफिकल, जैसे ईसीजी के ग्राफ्स नहीं होते, वहां पे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेंज होता है, ठीक है। और फिर अगर नॉर्मल सच वाले सवाल पे आएंगे तो आपको ग्राफ नॉर्मल दिखेंगे। तो इस तरीके से 3 बार वो सवाल पूरे पूछे जाते हैं। उसके बाद में साइकोलॉजिस्ट उस ग्राफ को स्टडी करके पूरा बताते, हर एक क्वेश्चन का, कि भाई डिसीटफुल आंसर सही बोला या झूठ बोला, डिसीटफुल और नॉट, डिसीटफुल और नॉट, इस तरह से। और उसके बाद में कंक्लूजन कि भाई इसमें से 10 में से 20 क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस पे उसने सच बोला, इन क्वेश्चंस में झूठ बोला, और उसमें भी कुछ इनकंक्लूसिव रहते हैं। अभी आरजी कौर केस में संजय राय ने मना कर दिया, लेकिन ये जो प्रिंसिपल थे घोष, राइट, उनका डिसीटफुल आया है कि उनका पॉलीग्राफ में डिसीटफुल की बहुत सारी जगह पे वो झूठ बोल रहे हैं करके क्लियर आया है। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। तो अगर कोई मना कर दे तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते? कुछ नहीं कर सकते, एडवर्स इन्फ्रेंस जरूर ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई इसने कुछ किया तभी ये मना कर रहा है, हाँ। बस उतना ही कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर तो सकते। क्या इस पर सजा होगी या नहीं होगी? किस चीज में? आरजी मेडिकल कॉलेज वाले संजय राय को सजा होगी? कॉज अभी तो केस स्टार्ट होगा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और भी सारे इन्वेस्टिगेशन करके जब फिर कोर्ट में केस चलेगा, ट्रायल चलेगी, ट्रायल में ये सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस, कोलैबोरेटिव एविडेंसेस, विटनेस स्टेटमेंट, आई विटनेसेस, बहुत सारी चीजें चलेगी। इट विल टेक सम टाइम। मतलब जैसे अगर रेप हो गया वहाँ पे, अगर, तो उसके बाद तो बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे लोग आए होंगे, चीजें टेम्पर्ड हो गई होगी, तो फिर आप लोगों को, मतलब एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आप लोगों को उसमें दिक्कत नहीं होती है कि यार मतलब ये चीज हमको नहीं मिली, ये चीज मिलती तो शायद प्रूव हो जाता? हाँ, दिक्कत तो होती है। अभी जैसे क्राइम सीन में हमको एक्सपेक्ट रहता है कि भाई वहाँ पे जो जो लोग लास्ट में थे वहाँ उनके फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस होने चाहिए।
अब क्राइम सीन जब कंटामिनेट हो जाता है या 4-5 लोग या 10 लोग उसको देखने के लिए आ जाते हैं तो उनके फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन आ जाते हैं। तो जो एक्चुअल फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन हमें चाहिए होते हैं या तो वो हट जाते हैं या ओवरलैप हो जाते हैं। तो इस टाइप से डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं, बट मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगी कि एक क्राइम सीन से 100% एविडेंसेस डिस्ट्रक्ट हो गए, नहीं। उसमें से हो सकता है 50 मिला हो, 60% मिला हो, मिलता ज़रूर है, मिलता है। 100% मिलता है। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। हाँ। लुकाट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज कि एक क्राइम हुआ है, एक विक्टिम के पास में एक क्रिमिनल गया है, या तो वो अपना कुछ छोड़ के जाएगा या वहाँ से कुछ लेके जाएगा। कॉन्टैक्ट ट्रेस तो हमेशा रहता है। सिमिलरली ब्लूटूथ पे पकड़ा गया, छोड़ के गया वो ब्लूटूथ, तो वहाँ ही से केस का एविडेंस स्टार्ट हुआ, सीसीटीवी फुटेज। तो ये सारी चीज़ ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर हमें 100 मिलता तो उसमें से हमें 20 ही मिला, 30 ही मिला, फिर उसके बाद में उसको कोरैबोरेट करना पड़ता है और सारे स्टेटमेंट्स। रेप के अंदर किस तरह के मतलब आपको एविडेंस चाहिए होते हैं? देखिए, रेप के अंदर सबसे पहले जो है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसको चेक किए जाते हैं। अगर पोस्टमार्टम के बाद में वजाइनल फ्लूइड या स्वॉब निकाले जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है उसमें से विक्टिम का सैंपल हटाना पड़ता है, क्योंकि विक्टिम का प्रोफाइल होता है, उनका सैंपल है तो विक्टिम। उसके बाद में अगर विक्टिम अलाइव है, ठीक है, सर्वाइवर है, तो उससे पूछते हैं तुम्हारा कंसेंशुअल पार्टनर कौन है, ठीक है, हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, जो कि कंसेंट्स के साथ में उसने सेक्स किया है, तो उसका भी प्रोफाइल हटाना पड़ता है, बिकॉज दैट्स अ कंसेंशुअल सेक्स, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोफाइल मिलता है, ठीक है, उसका एनालिसिस होता है और फिर सस्पेक्ट्स के साथ में मैच होता है, तो ये होता है डीएनए प्रोफाइल। अब सर्वाइवर नहीं है, विक्टिम इज डेड, तो एक्सटर्नल इंजरीज किस टाइप से, अब एक्सटर्नल इंजरीज में काटा जाता है, लोग बहुत ब्रूटली टीथ मार्क्स रहते हैं, बाइट मार्क्स, अगेन फॉरेंसिक ऑडेंटोलॉजी से बाइट मार्क्स का भी एनालिसिस होता है कि पता चलता है किसने काटा है, ठीक है। अक्यूज्ड का, क्रिमिनल का ब्लड कभी कभी जो है स्ट्रगल में बॉडी पे रह जाते हैं, तो उस टाइप के भी, तो इस टाइप के ट्रेसेस जो होते हैं वो सारे हम लोग रेप के उसमें कलेक्ट। सो निशा जी, अब देखो सिंपल से आपने एक बहुत स्टेटमेंट दे दिया कि हमको ये चीज़ चाहिए होती है और पता चल जाता है कि इससे इसने रेप किया है। तो कोलकाता रेप केस के अंदर भी कुछ तो मिला ही होगा। जब ये प्रूव हो चुका है कि इस आदमी ने रेप किया है, ये बंदी थी, तो भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सजा का प्रावधान है, लेकिन सिर्फ वो ही एक एविडेंस नहीं है। उससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए आप लोगों को? मतलब वो गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए उससे बड़ा एविडेंस? अब ऐसा है, वो हम कह सकते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, वैसा वाला वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। लेकिन अगर उसका हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हुआ, अगर उस डीएनए सैंपल को प्रॉपर तरीके से हैंडल करके चेन ऑफ कस्टडी के थ्रू बराबर नहीं गया, तो इट मे गेट रिजेक्टेड ऑल्सो कोर्ट में। मतलब कैसे रिजेक्ट होगा? थोड़ा और बताओ ना, मतलब कि अगर इतना बड़ा मुद्दा है ये, मतलब आपके स्टेटमेंट से मतलब मैं जज होता तो मतलब मैं तो नहीं मानता कि मैं आपको बताती हूँ कि जब भी रेप केसेस में जैसे कलेक्शन होता है सैंपल का, हम लोग सिर्फ डीएनए सैंपल की बात करते हैं, सीमेन का कलेक्शन हुआ प्रॉपरली वो सीमेन सैंपल कलेक्ट हुआ, ठीक है, उसका स्टोरेज प्रॉपर हुआ। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली यहाँ से कलेक्ट किया और ये डीएनए लेबोरेटरी में पहुंच गया, नहीं। उसको सबसे पहले उसको पंचनामा करके सील किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स उसको कलेक्ट करके, जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनको हैंडओवर किया जाता है, पूरा पेपर वर्क होता है। आईओ जो है वो उसको या तो लेबोरेटरी में, जो भी, अब कुछ कुछ स्टेट्स के प्रोटोकॉल्स में डिफरेंस रहता है। अभी जैसे केरला जैसे स्टेट में क्या होता है कि कलेक्शन होता है, आईओ के पास आता है और वो कोर्ट में प्रोड्यूस करता है और वहां से कोर्ट डायरेक्ट करती है लेबोरेटरी में, ठीक है। बट इन अ डिफरेंट स्टेट लाइक महाराष्ट्र, वहां पे कलेक्शन होता है, कलेक्शन होते ही सबसे पहले पुलिस जाती है लेबोरेटरी में उसको प्रिजर्व करने के लिए, वो अपने पास में उसको नहीं प्रिजर्व करती, इमीडिएटली वहां पर। तो अलग अलग स्टेट के थोड़े से प्रोसीजर्स में डिफरेंसेस हैं, ओके। तो वो कलेक्शन प्रॉपर हुआ, प्रॉपर हैंडओवर हुआ, उसमें रिटन सिग्नेचर्स और कलेक्शन कंडीशन, किस कंडीशन में उसको कलेक्ट किया, उसको प्रिजर्व ईडीटीए वायल में किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीजें एक डॉक्टर नोट करके पुलिस को हैंडओवर करेंगे। उसके बाद एक आईओ उस एक पर्टिकुलर सैंपल को किस तरीके से हैंडल करता, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट सैंपल है,
अगर वो प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं हुआ तो 1 से 2 दिन में वो पूरा खराब हो जाता है। तो क्या पुलिस एक्चुअली, ऐसा कोई क्राइम सीन होता है तो पुलिस एक्चुअली सक्षम है क्या, मतलब उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हाथों हाथ? बहुत एक पुलिस सबसे पहले आई थिंक सो बहुत अभी बिगिनिंग स्टेज चल रहा है जिसमें पुलिस को भी नॉलेज इम्पार्ट की जाती है कि भाई किस तरीके से आपको करना है। तो बहुत सी पुलिस ट्रेनिंग्स हम लोग भी कंडक्ट करते हैं जिसमें बताया जाता है कि सैंपल को किस तरीके से प्रॉपरली कलेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। आई डोंट थिंक सो कि अभी इंडिया में पुलिस स्टेशंस इस लेवल पे आ गए हैं जहाँ की वेट सैंपल्स जो है उनको एग्जैक्टली पता हो किस टेम्परेचर पे उसको किया जाता है। अब वो टेम्परेचर इधर उधर वेरी, सोच लीजिए पुलिस स्टेशन में लाइट ही चली गई, फ्रिज में प्रिजर्व किया, लाइट ही चली गई 2-4-5 घंटे के लिए, कंटामिनेट होना स्टार्ट हो गया, वापस लाइट आई, फिर लाइट चली गई या फिर वहां से डिले हो गया, ठीक है, तो धीरे धीरे सैंपल डिग्रेड होना चालू हो जाता है। सैंपल डिग्रेड होने फिर उसके बाद में फोरेंसिक एक्सपर्ट या लैब में जाता है, लैब में सील्स चेक होती है, किस कंडीशन में आया है वो चेक होता है, फिर उसके बाद में एग्जाम। इस पूरे चेन ऑफ कस्टडी में कोई भी लूप होल होता है तो रिजल्ट जो कंक्लूजन होता है उस पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अभी आपने एक बात बोली कि इतना पूरा प्रोसीजर हैंडल करना पड़ता है, कोलकाता रेप केस के अंदर भी इतना सारा प्रोसीजर है, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब पोस्टमार्टम होता है तब जो एविडेंस होते हैं उसको टेम्पर कर दिया जाता है? नहीं नहीं, टेम्पर नहीं किया जाता है, उसको प्रॉपरली स्टोर करना होता है और प्रॉपरली हैंडओवर करना होता है। वो हैंडओवर अगर प्रॉपर नहीं होता है या प्रिजर्व उसको प्रॉपर करना होता है, इसमें स्टोरेज, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो। और ये नहीं हुई तो? ये नहीं हुई तो डीएनए सैंपल जो है या उसका जो भी कंक्लूजन है उस पे अक्यूज्ड की तरफ से जो डिफेंस लॉयर है बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क कर सकता है। मतलब आप तो ये बोल रहे हो कि कोई रेप भी कर देगा तो भी वो छूटने के उसके मैं 100% आपको एक चांस है? क्लासिक एग्जांपल बताती हूँ, राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली में, जिसमें कि 3 रेप अक्यूज्ड थे और उन्होंने चलती गाड़ी में एक लड़की को घसीट के, एक रेड कलर की टाटा इंडिका थी, जॉब से जा रही थी उसके फ्रेंड्स के साथ, जॉब से वापस जा रही थी फ्रेंड्स के साथ में, उस लड़की को घसीट के कार में लेके बहुत ब्रूटली रेप किया। ब्रूटली रेप करके बहुत ही एक आइसोलेटेड जगह पे ले जाके उसको, जो गाड़ी में जैक एंड स्पैनर नहीं होता है, उससे मार मार के उसको जान से मार दिया। बॉडी मिली 3 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में बॉडी मिली और जो लड़की फ्रेंड साथ में थी उसने पुलिस को बुलाया और पुलिस को, अब ये लड़की की बॉडी ही मिली 2-3 दिन के बाद में, बोला कि इस तरह की गाड़ी थी और रेड कलर की गाड़ी थी। फिर वो गाड़ी भी ट्रेस करके फाइनली अक्यूज्ड को तो नैप कर लिया। हर जगह पे फोरेंसिक ने द बेस्ट किया, सीमेंट सैंपल मिले, गाड़ी के स्टीयरिंग पे सीमेंट सैंपल मिले, बॉडी, लड़की की बॉडी पे सीमेंट सैंपल मिले, क्लॉथिंग में सीमेंट सैंपल मिला, फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस मिले, बाइट मार्क्स मिले, हर एक चीज मिला। लेकिन फाइनली वो जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन देयर वाज अ डिले ऑफ स्मेप, और भी कुछ प्रोसिक्यूशन की गलतियां थी सैंपल को लेके और कुछ पॉइंट्स को लेके, बट मैं यहाँ पे सिर्फ फोरेंसिक के एविडेंस की बात करूंगी कि जो डीएनए सैंपल है वो पुलिस मलखाना से, जहाँ पे स्टोर होता है, मलखाना से लैब तक पहुंचने में 11 दिन का डिले हुआ था। 11 दिन का डिले हुआ था, जो कि प्रोसिक्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई ये डिले क्यों था। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तीनों लोगों को छोड़ दिया गया, तीनों जो अक्यूज थे वो इविक्ट हो गए, छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं है कि सजा कम कर दी, उनको छोड़ दिया। तो आप सोचिए कि कितना क्रूशियल होता है चेन ऑफ कस्टडी और कितना क्रूशियल होता है डॉक्यूमेंटेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है डीएनए में। मतलब आज के इस पॉडकास्ट से तो मैडम मेरे को तो डर ही लग रहा है कि रेपिस्ट ज़्यादा नहीं पैदा हो जाए, क्योंकि उनको तो पता चल जाएगा ना कि यार साला हम ये कुछ भी भी कर लेंगे, yes, कुछ भी कर लेंगे, इंडियन गवर्नमेंट क्या, कोई भी लॉ क्या, हमारा कोई कुछ बाल भी वाका नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। अब इसको किस तरीके से रिले करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। कुछ कुछ चीज़ों में एक रिसेंटली एक पॉक्सो का मैटर है, मैं कहाँ का है क्या है वो डिस्क्लोज नहीं करूंगी। पॉक्सो का मैटर है जिसमें कि कंसेंशुअल सेक्स था, 16 साल की लड़की थी, 19 साल का लड़का था। शी गॉट इम्प्रेग्नेटेड, प्रेग्नेंट हो गई, तो लड़का थोड़ा घबरा गया, उसने बोला मुझे नहीं पता, मैं नहीं हूँ। तो फिर केस चला,
केस चला, उस लड़की का डीएनए सैंपल भी मैच कर गया फीटस से। उसका अबॉर्शन करा गया, 16 साल की टीनेजर प्रेगनेंसी थी, अबॉर्शन कराया गया, फीटस का सैंपल मैच कर गया लड़के से मैच कर गया, और अब कोर्ट में ट्रायल पे आया है वो 4 साल के बाद में। अगर कलेक्शन देखा जाए, जिसने अक्यूज्ड का यानी कि उस लड़के का सैंपल कलेक्ट किया, उसने कलेक्ट तो किया, प्रिजर्व प्रॉपर नहीं किया, पुलिस वाले को दे दिया। वो पुलिस वाले को पूछा कि तुमने क्या किया उसको, कि मैंने आइस बॉक्स में डाला। कैसे टेम्परेचर पे डाला कि पता नहीं, और उस पुलिस स्टेशन में एक फ्रिज तक नहीं है। तो डू यू थिंक ऐसे सैंपल से जनरेट किया हुआ डीएनए प्रोफाइल कोर्ट में कभी भी स्टैंड करेगा? एक तरह से वाइस वर्सा भी देखिए, वो जो अक्यूज्ड है वो इजी टारगेट है ना, और काम करने की जरूरत ही नहीं है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, वो तो इजी टारगेट है। राइट। कंटेमिनेट भी तो हो सकता है, या उसको फ्रेम भी किया जा सकता है। तो हम दोनों साइड से सोचिए, इट्स जस्ट नॉट विक्टिम साइड, देयर इज एन अदर साइड ऑफ अक्यूज। कितने लोग फ्रेम होते हैं ऐसे चार्जेस पे जो उन्होंने किया ही नहीं होता है। मैं समझ रहा हूँ, बट आना आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से कम पुलिस वालों को तो ये मैसेज दे दो कि कम से कम थोड़ी तो अपनी ड्यूटी ढंग से कर ले। नहीं, अगर वो थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ, मैं उनका साइड भी बताती हूँ। पहले आप मेरा साइड सुनो, मतलब उनको कम से कम ये मैसेज तो दे दो कि यार अगर घटना हो रही है तो आपको किस तरह से प्रिवेंशन रखना, उसका क्या करना चाहिए आपको, फिर आप उनका साइड ले लो। मैं उनका साइड इसलिए लूंगी बिकॉज नंबर 1, पुलिस स्टेशंस में जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं वो बिल्कुल लोअर कैडर के रहते हैं, ठीक है ना। जो भी क्राइम सीन पे जाते हैं वो सबसे लोअर लेवल के ऑफिसर पर्सनल्स जाते, कांस्टेबल्स हुए, ठीक है। दे आर नॉट ट्रेन्ड लाइक दैट, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है, इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। उन्हें ये अभी शायद कोविड के बाद में रिसेंटली 4-5 साल के बाद में बताया गया कि कोई सैंपल को हाथ से मत टच करो, ठीक है। उससे पहले क्या करते थे, रुमाल उठा के डाल के उसको टच करते थे। अब उन्होंने क्या किया, अपना डीएनए उधर प्लांट कर दिया रुमाल डालते ही। पसीना पोछा होगा, उन्होंने यूज तो किया होगा, वो डीएनए उस पे चला गया। अब ऐसे केसेस सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी एक केस हुआ जिसमें कि 6 महीने तक कंटिन्यूसली कुछ रेप मर्डर जो भी होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, उसमें एक सैंपल कंटिन्यूसली मिल रहा है। अब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स भी परेशान हो गए कि ये एक कौन है। फिर उसके बाद में पता चला जो फीमेल इन्वेस्टिगेटर वहां पे कलेक्शन के लिए जाती थी, ये उसका सैंपल है। बाप रे। जोर से आप छींक दो सैंपल के ऊपर, सैंपल कंटामिनेट हो गया, आपका डीएनए चला गया। आप तेज हवा आ जाएगी, आप जोर से बात कर लोगे, सैंपल कंटामिनेट हो जाएगा, आपका डीएनए उधर चला जाएगा। इतना सेंसिटिव होता है। एक तो अंडरस्टाफ्ड, हाँ हम पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, अंडरस्टाफ्ड रहते हैं, ट्रेंड नहीं रहते हैं, बेसिकली उनको प्रोटोकॉल का पता ही नहीं है। जो ट्रेनिंग होती है सीनियर ऑफिसर्स की वगैरह होती है, बट क्राइम सीन पे कौन जा रहे हैं, लोअर कैडर्स। बट वी आर डूइंग अटेम्प्ट्स, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है हम जरूर उनको बताते हैं कि आपको किस तरीके से। और अभी जिस तरह से फोरेंसिक का जो ग्रोथ हो रहा है, अभी रिसेंट जो एक्ट्स आए हैं उसमें, यानी कि BNSS 170 सेक्शन 176C में हुआ है कि 7 साल से जो भी सज़ा ज़्यादा है उसमें सब में फोरेंसिक जो है वो क्राइम सीन। तो एजुकेशन लेवल और इस तरह से बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो आई थिंक सो सून दिस वुड बी आल्सो कम से कम तो गवर्नमेंट को ही कम से कम आप बोल दो एटलीस्ट मैसेज के थ्रू कि कम से कम पुलिस वालों को इतना तो ट्रेन करें, वोट बैंक की राजनीति कम करें। और लोगों पर आपने तो ये स्टेटमेंट जारी कर दिया मैडम आज की, यार आपको आपकी सुरक्षा खुद करनी है, देयर इज नो अदर वे। हर लड़की को अपनी सुरक्षा खुद करनी है। मैंने एक्चुअली जो सिनेरियो है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रोथ हुई है फोरेंसिक में, पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अभी आजकल हर छोटे बड़े केसेस में फोरेंसिक का इस्तेमाल हो रहा है, जो पहले नहीं होता था, इम्पोर्टेंस नहीं होती थी। फोरेंसिक का ग्रोथ है तो स्लोली ग्रेजुअली ये चीज़ें भी कवर हो जाएगी। क्राइम रेट देखिए, पॉपुलेशन देखिए। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप खुद ही मतलब कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट बता दो जो ताकि क्राइम सीन खराब ना हो। देखिए, पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी फर्स्ट प्लेयर है, हम बोलते हैं ना ओपनिंग बैट्समैन, जो ओपनिंग बैट्समैन है वो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं और पुलिस पर्सनल्स हैं जो वहाँ जाते हैं। उनको अग्रेसिवली ट्रेन किया जाए क्राइम सीन हैंडलिंग का।
अभी रिसेंटली एटलीस्ट महाराष्ट्र में मोबाइल फोरेंसिक वैन्स जो है उसके टेंडर्स फ्लोट हुए हैं, जिसमें कि 251 वैन्स रहेंगे, जो कि जैसे ही कोई क्राइम होता है वहाँ पे मोबाइल फोरेंसिक वैन्स वुड बी इक्विप्ड विद दिस टाइप ऑफ किट्स, डीएनए किट, फिंगरप्रिंट किट, और वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी रहेंगे जो जाके सबसे पहले क्राइम सीन में से एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे। तो इस टाइप के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, और सिमिलरली यही सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाकी स्टेट्स में भी हो रहे हैं, तो ये अगर बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाएगा तो आई थिंक सो 4-5 इयर्स डाउन द लाइन एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा फोरेंसिक के लिए। हाँ, थोड़ा आपने तो डरा ही दिया, मतलब थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सो एक केस बार-बार कंटिन्यू चलते आ रहा है, बहुत सालों से चलते आ रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का। लोग ये कह रहे हैं कि वो सुसाइड नहीं था। आज तक कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। एज़ ए फोरेंसिक एक्सपर्ट आप उसमें कुछ राय अपनी दे सकते हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत मीडिया हाइप हुआ था, बहुत स्पेक्यूलेशंस आए थे। कितने एविडेंसेस इसमें आए हैं जो कि सुसाइड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। इवन एम्स ने भी अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया था कि डेथ ड्यू टू हैंगिंग। ठीक है, अब आई डू अंडरस्टैंड उसके साथ में, सुशांत सिंह के साथ में बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, तो दे आर लुकिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। बट बीइंग अ फोरेंसिक एक्सपर्ट या जो भी टेक्निकली काम कर रहे हैं, हम चीज़ों को प्योरली साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू देखते हैं। विक्टिम है, यस विक्टिम, वी हैव थरो सिंपैथी विद द फैमिली एंड द विक्टिम, बट क्या एविडेंसेस है? कोई एक एविडेंस सुसाइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, कोई एक एविडेंस मर्डर की तरफ या स्ट्रैंगुलेशन की तरफ, वो बहुत ही क्लियर मैंडेटेड है, क्लियर लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से सुसाइड बोला जा रहा है। इट इज़ नॉट क्रिएटेड। अब इंजरीज की बात कर रहे हैं, और इसमें मीडिया का एक बहुत ही गलत रोल भी रहा है कि बहुत सारी चीज़ें फैब्रिकेट करके दिखाई गई है। कुछ चीज़ें तो मैंने देखे जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि देखिए स्ट्रेचर पे 2 बॉडी पड़ी हुई है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ठीक है, जब एक्सटर्नल इंजरीज की बात करते हैं, बॉडी की इंजरीज पोस्टमार्टम के दौरान जो है वो मार्क की जाती है। ठीक है, अभी कोई भी XYZ माइलेज के लिए, टीआरपी के लिए आके कुछ भी बोल देता है, तो दैट हैज टू बी कोरैबोरेटेड, और ये सब कुछ भी स्पेक्यूलेशन कोर्ट में काम नहीं आएगी। प्रॉपर कॉन्क्रीट एविडेंस, उसके रिपोर्ट, उसके प्रूफ, आई विटनेस स्टेटमेंट, कोरैबोरेटिव स्टेटमेंट, फोरेंसिक एविडेंस की रिपोर्ट, यही सब फाइनली कोर्ट में काम आएगी। सेंटिमेंट से अगर एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम करने लग गई तो बात ही क्या थी। मतलब 100% मतलब फोरेंसिक एक्सपर्ट के थ्रू मतलब ये एक सुसाइड ही था। हाँ, एज ऑन डेट एम्स का जो रिपोर्ट आया है, प्रॉपर फोरेंसिक डॉक्टर्स है, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम है, एंड दिस इज अ टीम ऑफ सेकंड डॉक्टर्स। पहले कूपर में जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने भी यही इन्फ्रेंस ड्रॉ किया था, कंक्लूजन। ये सेकंड टीम आके उन्होंने पूरे जो भी ऑब्जर्वेशंस है उनको रीएनालाइज किया, रीअसेस किया, और उन्होंने भी यही जो है कंक्लूजन बोला गया है। एंड बीइंग एन एक्सपर्ट, मैं उसी कंक्लूजन के साथ में जाऊंगी। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत से ऑफिस पे मेरा ये सवाल है कि पोस्टमार्टम जब करते हो तो एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा भी कोई साइन मिलते हैं या उसमें? नहीं, पोस्टमार्टम जब करते हैं, जो पोस्टमार्टम एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जो डॉक्टर्स, मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स जो पोस्टमार्टम करते हैं, उनका बेसिक क्राइटेरिया होता है कॉज ऑफ डेथ को आइडेंटिफाई करना। कॉज ऑफ डेथ एंड टाइम ऑफ डेथ। टाइम ऑफ डेथ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो बॉडी जो है वो फ्रीज़र में था, ठीक है ना, और फ्रीज़र में होने के कारण वो रात को 11 बजे पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर से जनरली पता चलता है कि व्हाट इज़ द टाइम ऑफ डेथ, क्योंकि बॉडी बहुत वार्म रहती है, और एक बार एक इंसान की जान चली जाती है तो जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है, उस टेम्परेचर पे बॉडी धीरे-धीरे ठंडी होके आती है, और धीरे-धीरे वो बॉडी अकड़नी चालू हो जाती है, जिसको हम राइगर मॉर्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके, अब टाइम ऑफ डेथ इसीलिए भी बिल्कुल श्योर शॉट नहीं बोल सके बिकॉज़ 10:30 के अराउंड जूस सर्व किया गया, फिर उसके 1 घंटे के बाद में किसी ने नॉक किया, तो क्या एग्जैक्ट टाइम, और ड्यूरिंग जब बॉडी को नीचे उतारा गया, ठीक है, उस टाइम भी डॉक्टर्स को नहीं बुलाया गया। तो डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी रिवाइव हो सकती है कि नहीं हो सकती है, जान है उसमें, नहीं है, और अगर नहीं है तो एनल टेम्परेचर,
एनुअल टेम्परेचर चेक करते हैं डॉक्टर, जिससे कि आइडेंटिफाई होता है कि बॉडी की करंट टेम्परेचर क्या है और बाहर की टेम्परेचर क्या है। अब बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर भी डिपेंड करता है बॉडी की कूलिंग में। एक बॉडी ओपन रखी हुई है, वो ह्यूमिड कंडीशन में रखी हुई है तो रिलेटिवली धीरे-धीरे ठंडी होगी, ठीक है? एक एसी में रखी हुई है, ठीक है? तो वो जल्दी ठंडी होगी। तो इस तरीके से एक तो टाइम ऑफ डेथ जो है वो बॉडी टेम्परेचर से, राइगर मॉर्टिस से, जिससे कि बॉडी के स्टिफनेस से आइडेंटिफाई की जाती है। एंड थर्ड है स्टमक के कंटेंट्स से, कि कितना डाइजेस्ट हुआ है, जो खाना खाया है वो कितना डाइजेस्ट हुआ है। अब उसने सिर्फ जूस ही पिया था, इसीलिए स्टमक के कंटेंट्स भी ऑलमोस्ट कुछ ml ब्राउनिश फ्लूइड ही मिले थे। और फिर उसके बाद में 5 बजे के आसपास कूपर हॉस्पिटल में फ्रीज़र में स्टोर कर दिया था, और रात को 11 बजे बॉडी -5 डिग्री में जनरली स्टोर होता है। -5 डिग्री टेम्परेचर फ्रीज़र ने कर दिया है, तो टाइम ऑफ डेथ पता लगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो टाइम ऑफ डेथ पता चलता है, कॉज ऑफ डेथ पता चलता है, और एनी एक्सटर्नल जो बॉडी में इंजरी मार्क्स है, ये सब पोस्टमार्टम में आइडेंटिफाई करके नोट होता है प्रॉपरली। तो नो सॉर्ट ऑफ एंजाइटी या ऐसा कुछ जो होता है वो कोई पैरामीटर्स पोस्टमार्टम में नहीं। अभी आपने एक बात बोली कि अगर बॉडी को डॉक्टर उतारते हैं तो शायद वो पता लगा सकते हैं कि इसमें जान है या नहीं है थोड़ी देर पे, क्योंकि अभी आपने बोला कि टाइम भी पता नहीं लगा सकते कि अगर कुछ नहीं, कंडीशन डॉक्टर नहीं, जनरली डॉक्टर नहीं उतारते। जस्ट इमेजिन एक कॉमन सा सिनेरियो, यू सी समवन, ठीक है, हु इज हैंगिंग, ठीक है, हु इज नोन अननोन, आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसको उतारने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आप डॉक्टर का वेट करेंगे? नहीं। नहीं, सबसे पहले उसको उतारने की कोशिश करेंगे ताकि उसका जो स्ट्रैंगुलेशन या जो भी टाइटनेस है वो बॉडी से रिलीज करने के। एग्जैक्टली दिस वाज डन इन सुशांत केस। लेकिन जब एक बार पता चल गया कि ही इज नो मोर, या उतारने के बाद में इमीडिएटली सबसे पहले एक डॉक्टर को कॉल करना चाहिए था। वो नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। मे बी ही कुड हैव बीन रिवाइव्ड, बच सकते थे। मे बी, डिपेंड्स कि वो कितनी देर लटके हुए हैं, क्योंकि इट डोंट टेक मोर देन 4 to 5 minutes टू डाई थ्रू हैंगिंग। Right. उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एक केस और आया था नरेंद्र गिरी जी का सुसाइड केस, कि किसी ने उनको उकसाया। ये भी कोई फॉरेंसिक में पता लगाया जा सकता है कि कहीं किसी के उकसाने पे कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर ले? नहीं, ये फॉरेंसिक में नहीं पता चलता है। ये बेसिकली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि कौन उनसे लास्ट में मिला था, उन्होंने किसी से बात करी थी क्या, फोन पे बात करी थी, कुछ ऐसा हैपनिंग, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसके कारण वो डिस्टर्ब्ड थे, कोई डिसाइपल उनसे मिलने गए थे। ये फॉरेंसिक का इसमें कोई रोल नहीं है। फॉरेंसिक का रोल, अगर वो कम्युनिकेशन डिवाइस मोबाइल अगर कुछ यूज करते हैं तो लास्ट किससे बात करी, अगर कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होता है तभी पता चलता है कॉन्वर्सेशन क्या था, नहीं तो बस बात हुई इतना ही पता चलता, कितनी देर बात हुई। तो फॉरेंसिक का अगर कम्युनिकेशन थ्रू मोबाइल डिवाइसेस या ऐसा कुछ होता तो बस इतना ही पता चलता। अदरवाइज इट इज अदर सेट ऑफ आई विटनेस स्टेटमेंट, कोरैबोरेटिव स्टेटमेंट, उसी से पता चलेगा। एक केस और अपन डिस्कस करते हैं। आरुषि तलवार वाला केस आया था, डबल मर्डर केस हो गया है, तो इस पे बहुत मैनिपुलेशन हुआ है क्या? मतलब आपको लगता है कि माँ बाप ने मारा, या फिर क्या सीन हो सकता है आपके हिसाब? देखिए, मैनिपुलेशन में वो एक वर्ड करेक्ट नहीं होगा, ठीक है? केसेस में सबसे पहले क्राइम सीन जो है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हुआ था, कंटामिनेट भी हुआ था, डिस्ट्रक्ट भी हुआ था। बट इससे हम ये नहीं कह सकते कि 100% हो गया, उसमें से एविडेंसेस बहुत सारे मिले भी थे। ड्यूरिंग द कोर्स उसमें बहुत सारे एविडेंसेस कुछ ऐसे थे जो ये फ्रेम कर रहे थे पेरेंट्स की तरफ, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस थे जो दूसरी तरफ फ्रेम कर रहे थे। अब एविडेंसेस की स्ट्रेंथनिंग किस तरफ है, किस टाइप के एविडेंसेस ज्यादा आए हैं और उसका कॉन्क्रीट प्रूफ क्या है। अब फॉर एग्जांपल लाई डिटेक्टर टेस्ट जो पॉलीग्राफ मैंने बताया था, उसमें तलवार के केस में दोनों के ऊपर, यानी कि मदर फादर दोनों के ऊपर एग्जीक्यूट किया गया था, एंड दे केम आउट वेरी क्लीन, बहुत क्लीन पॉलीग्राफ से। तो वो एविडेंसेस उनके खिलाफ, जो थोड़े बहुत एविडेंसेस उनके खिलाफ थे विच इवेंचुअली हैव बीन प्रूव्ड कि कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं है कि, और ये जो फ्रेम कर रहे हैं उसमें से ये मेजर स्पेकुलेशन है 4 लोग एक घर में रह रहे हैं, 2 का मर्डर हो गया है, तो ऑटोमेटिकली उन 2 ने किया है। इस एक पर्टिकुलर
फैक्ट पे चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई इंट्रूजन है, क्योंकि अगर एंट्रेंस भी देखा जाए तो वो अलग ही तरह का थोड़ा सा एंट्रेंस है। राइट। अगर कुछ पार्टीज भी हुई थी वहाँ पे, कोई हेमराज के कोई फ्रेंड्स भी आए हुए थे, तो इस टाइप के भी स्टोरीज हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली फैक्ट क्या है, ये आज तक एक अनसॉल्व्ड केस में ही मैं बोलूँगी। मैं ना ये कहूँगी कि पेरेंट्स ने नहीं किया या किया, मैं ना ये कहूँगी कि दूसरे साइड में जो भी अक्यूज्ड है उन्होंने किया नहीं किया। ये एक अनसॉल्व्ड केस रहेगा बिकॉज ऑफ द बॉच्ड अप क्राइम सीन। अगर एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग होते तो मे बी कम्युनिटी का भी प्रेशर आता है कि जैसे हेमराज की साइड से कम्युनिटी प्रेशर भी हाँ, कुछ मतलब हुआ है। कम्युनिटी के प्रेशर भी थे उस एक केस में। क्यों थे इतना कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे मैं उस पे प्रेशर आ रहा है? कॉन्क्रीट कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मे बी माइनर कम्युनिटी के थे, या फिर जनरली अगर आप देखेंगे उनकी कम्युनिटी जो है वो हाउस हेल्प्स में ही होती है, राइट। ना हाउस हेल्प में होती है, तो दे आर पेड अकॉर्डिंग टू दैट, तो वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं, एंड वो इजी स्केपगोट है, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। इस टाइप के भी न्यूज़ थे, तो मैं उसके ऊपर एक कॉन्क्रीट आपको कुछ कमेंट कर नहीं पाऊंगी। एज एन एक्सपर्ट आई वोंट बी एबल तो ऐसे कितने कितने केस ऐसे आते हैं जो आप मतलब जो मिस्ट्री बन के रह जाते हैं? बहुत सारे केसेस आप देखेंगे, बहुत सारे केसेस है जो आपको कौन सा पता है जो मतलब एक तो चलो अपन आरुषि की बात कर रहे हैं जो कि निठारी किलिंग्स। निठारी की लिंक्स बता सकते हैं आप मेरे को? निठारी किलिंग्स में अगर देखा जाए तो इसमें अप्रोक्सीमेटली सुरेंद्र कोली और पंडेर, दो लोग थे। पंडेर थे जो कि निठारी वाले विलेज में जिसका बंगलो था, और सुरेंद्र कोली हाउस हेल्प था। तो ये छोटे बच्चों को वगैरह ल्योर करके लेके आता था, उसको रेप करता था, कभी कभी मार के रेप करता था, मार के रेप करके बॉडी के पार्ट्स को काट के उसको पकाता था। शिट। तो कैनिबलिज्म भी था हाँ। और नेक्रोफिलिया भी था। नेक्रोफिलिया यानी कि डेड बॉडी के साथ में सेक्स करना, ठीक है। तो इस तरह से पाया गया, और लास्ट में एक लड़की थी करीब 20 साल की जो कि मिसिंग, और उसको लास्ट ये सुरेंद्र कोली के साथ में देखा गया था। तो फाइनली उसके फादर ने बहुत अप्रोच लगा कि नहीं मेरी बेटी मिसिंग है, बहुत परस्यू करके इस लेवल पे पहुंचा, और धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो बंगलो के बाहर एक नाला जा रहा था, उसमें से बहुत सारे स्कल, हड्डियां, चप्पल, सलवार कमीज के कपड़े, ऐसे सब आइडेंटिफाई हुआ था। तो अप्रोक्सीमेटली 12 केसेस रजिस्टर हुए थे जो आइडेंटिफाई हो गए थे डीएनए से कि ये 12 बच्चे और अडल्ट्स जो है, मतलब टीनेजर्स मिसिंग हैं। एंड सुरेंद्र कोली मेजर सस्पेक्ट था। सुरेंद्र कोली ने जो हाउस हेल्प था कन्फेस भी कर दिया था। अब कन्फेशन करने के बाद में अब पुलिस ने उसको परस्यू नहीं किया, उसके कन्फेशन स्टेटमेंट को फाइनल स्टेटमेंट। अब कोई कन्फेस करता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसको बिल्कुल लॉक करना चाहिए। ये बोल रहा था कि अगर मैंने इस बच्चे को यहाँ से उठाया तो वहाँ जाके या तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखे, किसी ने देखा उस टाइम पे, या लास्ट में ये जो 20 साल की जो लड़की गायब हुई, तो पुलिस ने वो करैबरेट नहीं कर दिया, बस उसके कन्फेशन स्टेटमेंट पे उसके कन्फेशन स्टेटमेंट पे विश्वास करके आगे प्रोब नहीं किया। आगे प्रोब नहीं किया तो कोर्ट में इतने सालों के बाद में, और आप विश्वास नहीं करेंगे, टोटल 13 केसेस रजिस्टर हुए थे सुरेंद्र कोहली और पंडेर के ऊपर। उस 13 केसेस में 12 केस में उसको डेथ पेनल्टी मिली थी। 12 केसेस में उसको डेथ पेनल्टी मिली थी, और 13वें केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था। वेरस हम पंडेर की बात करते हैं, पंडेर को शायद 2 या 3 केसेस में डेथ पेनल्टी मिली थी, बाकी में लाइफ सेंटेंस मिला था। सुरेंद्र कोहली 12 के 12 डेथ केसेस में इविक्ट हो गया, डेथ पेनल्टी जिसमें वो इविक्ट हो गया। अभी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट सर्व कर रहा है सिर्फ 13वें केस में। उसमें भी छूट जाएंगे? अभी अगर अपील में जाता है और वापस से होता है तो वो हो सकता है। और पंडेर जो है इज कॉट फ्री आउट ऑफ द जेल। मतलब इतना बड़ा केस है, कोई मार के खा रहा है, सेक्स कर रहा है बॉडीज के साथ में, ब्रूटल रेप कर रहे हैं, और फिर भी लैक ऑफ एविडेंस। और आप मेजर अनसॉल्व केसेस में अगर आप कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो मेंटली डिस्टर्ब है ना, लोग बाहर कैसे घूम रहे हैं? नहीं, वो तो अभी जेल में है ना। छूट ही रहे ना, तो
जेल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट सर्व करा। छूट ही नहीं अब तो। हम नहीं छूटेगा, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी उसको वो वाला लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है जिसमें कि डेथ तक वो अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। बट देखिए, जुडिशियल ऑफिसर्स, जजेस, जुडिशरी के भी कुछ पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, वो एविडेंसेस के बियॉन्ड नहीं जा सकते। उनका दिमाग कह रहा है, दिल कह रहा है कि इसने किया होगा, बोल के उसको पकड़ के अंदर नहीं डाल सकते। प्रियदर्शनी मट्टू केस में क्लियरली जज ने, जो सेशन कोर्ट के जज ने बोला था, आई नो ही इज द मैन, आई नो ही इज द मैन, लेकिन उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया डीएनए के उसमें। इवेंचुअली वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको सजा मिल गई, बट जज ने क्लियरली बोला मुझे पता है कि ये है, बट उसके खिलाफ सबूत नहीं है। इट्स a game of, not exactly a game, it's everything about evidences. जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है सेंटेंसिंग होगा। मतलब जो कन्विक्ट हुआ है वो ये भी प्रूव कर सकता है कि मैं नहीं था, मैंने नहीं किया। डिफेंस लॉयर्स होते हैं ना, डिफेंस काउंसिल्स होते हैं ना प्रूफ करने के लिए, बहुत सारे आपको मैटर्स मिल जाएंगे जिसमें कि अनसॉल्व्ड है, डिफेंस डिड अ ग्रेट जॉब, प्रोसिक्यूशन इज पुलिस, पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, डिफेंस आर हाईली लर्नड लॉयर्स। आप डिफेंस के लॉयर्स की लिस्ट निकालिए। हाँ, पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। नहीं, अगर मैं ऐसा ये नहीं बोलूं, नहीं, मेरा भी दिमाग में ये था। अच्छा, अभी मैंने एक बार एक सेशन अटेंड किया बहुत एक सीनियर डिफेंस लॉयर का, और मैं जानना चाहती थी क्या उनका ऐसा, उनका मन कैसे करता है इस तरीके से डिफेंड भी करने का, जबकि उनको पता होता है। उन्होंने एक ही चीज बोली कि हम कोर्ट के सामने दूसरा पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। एक पर्सपेक्टिव प्रोसिक्यूशन ने रखा, दूसरा पर्सपेक्टिव हमने रखा, ठीक है। कोर्ट को जो ठीक लगता है उसको रूल आउट कर दे उस हिसाब से। वी आर गिविंग अ डिफरेंट, किसी को रेप किया, किसी का रेप नहीं किया, क्या पर्सपेक्टिव है आप मेरे को बताओ इसमें। अब देखिए, डिफेंस काउंसिल प्रियदर्शनी मट्टू केस में क्या हुआ था, उन्होंने पूरे टेक्निक और चेन ऑफ कस्टडी पे क्वेश्चन मार्क कर दिया, निकल गया डीएनए रिपोर्ट। उसी तरीके से निठारी किलिंग्स में क्या हुआ, कोरैबोरेटिव एविडेंस, कन्फेशन स्टेटमेंट को ले लिया, पुलिस ने उसी को पकड़ के बैठे, उसको आगे प्रोब नहीं किया है और उसके हिसाब से कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिया किया। नहीं, पर आपने बोला निठारी केस में दोनों छूट जाएंगे, मतलब कोई एक लेडी थी जिन्होंने उनका शायद बहुत साथ दिया। नहीं, छूटने के लिए नहीं, इट इज लाइक शी मेंटली इस तरह से क्या कहते हैं, काउंसिल करती है इस टाइप के अक्यूज्ड को, वो छूटने के लिए नहीं करते हैं। दे आर डिस्टर्ब्ड पीपल। आपको क्या लगता है जो अक्यूज, जो कन्विक्टेड रहते हैं, वो बहुत अच्छे मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं जेल के अंदर? नो, डेफिनेटली नॉट। जो ये ब्रूटल मर्डर्स, मतलब जब मैंने उनका सेशन अटेंड किया था डॉक्टर वाया का, तो शी वेरी क्लियरली टोल्ड कि उनको भी रिमोर्स होता है, पश्चाताप होता है उनको, ठीक है। एक बार कन्विक्शन तक वो अपनी जी जान लगा देते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कन्विक्ट हो गए तो एक समवेयर, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको भी पछतावा होता है जो उन्होंने किया होता है, और फिर दे गो, उनका जो मेंटल बैलेंस है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उन्हें पूरा लाइफ सेंटेंस, तो उनकी सैनिटी मेंटेन करना भी तो स्टेट का काम है। Although they are accused, but they are human beings in the end of the day. उन्होंने ह्यूमन को ही किल किया होगा, बट वाइस वर्सा, एन आई फॉर एन आई तो नहीं कर सकते। तो उनकी सैनिटी, तो इस टाइप के वो जो है क्या कहते हैं, इस टाइप के प्रोग्राम्स चलाती हैं जिसमें वो काउंसिल करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट कि एविक्शन के लिए कुछ हेल्प नहीं करती है, काउंसिल करती है ताकि दे स्टे इन देयर सैनिटी, वो अब उनका मेंटल बैलेंस ना बिगड़े, और वो मतलब दे रिमेन इन देयर सेंसेस। तो क्या वो अगर अच्छा बिहेवियर करेंगे तो छूटने की नहीं, गुंजाइश भी है? छूटने के वो फिर जो है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, अच्छे बिहेवियर रहता है तो कुछ साल कम हो जाते हैं, उनको शायद परोल मिलता है, वो सारी चीजें। मतलब आप देखिए, बहुत सारे अक्यूज के तो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि उनके घर वाले उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, ठीक है। बच्चे होते हैं, बीवी होती है, दे जस्ट डोंट वांट टू सी देयर फेस। ये वैसे हम सोचेंगे तो ऐसा ही होना चाहिए, बट क्या मेंटल इम्पैक्ट उनके दिमाग में, उनको भी अपने बच्चों से उतना ही अफेक्शन होता है जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग को होता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को वो काउंसिल करते हैं, उनकी टीम जो है वो, सो दैट उनकी सैनिटी मेंटेन रहे। अभी आप एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल रहे थे, आप वो बोलना पड़ेगा आपको।
कौन सा? अब ये मैंने बोला ना कि रेप है, रेप किया, दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं किया। हाँ। आपने बोला कि नहीं बोलूंगी तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। क्या है मतलब ऐसा, मतलब हमारी बात से तो कुछ होगा नहीं, या तो रेप करके भी छूट रहे हैं तो बात करके तो छूट ही जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, रेप रेप किया और नहीं किया में डिफरेंस होता है किस तरीके से। नंबर 1, सबसे पहले किया कि नहीं किया, एक्चुअल कल्प्रिट है कि नहीं है, ये फर्स्ट बात होती है। भाई किया किसी और ने, नाम किसी और का आ रहा है, नंबर 1 वो आइडेंटिफाई करना। सेकंड, एविडेंसेस जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही उस हिसाब से वो बंदा नेल करेगा, उसको कोर्ट में जो है उसको सजा मिलेगी। एविडेंसेस नहीं स्ट्रांग होंगे तो बिल्कुल छूट जाएंगे। कंट्रोवर्शियल इसमें कुछ भी था कुछ भी नहीं था। बेटर अभी वो सब्जुडाइज्ड है मैटर, तो मैं को कमेंट नहीं करना चाहिए। तो क्या माइंडसेट होता है, मतलब कैसे माइंडसेट कैसे चेंज हो जाता है लोगों का, मतलब इतना भयंकर क्रिमिनल क्राइम करने के लिए क्यों हो जाता है ये? सी कोई ऐसी स्टडी माइंडसेट, सामने आई है? देखिए माइंडसेट, माइंड ही सबसे बड़ा प्लेयर है इन सब चीजों में। कुछ लोग होते हैं जो फन के लिए करते हैं, ठीक है, फिर उनको बाद में पछतावा होता है। कुछ लोग होते हैं जो आदतन जो मेंटली डिसऑर्डर, कैन यू जस्ट इमेजिन, कौन किसी को मार के खाता है? तो वो भी ह्यूमन बीइंग को मार के पका के खाना, मतलब क्या? कैनिबलिज्म हम सोच भी नहीं सकते। हु वुड लाइक टू हैव अ सेक्स विद अ डेड बॉडी? ठीक है ना? तो ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स है। ऐसे अब सीरियल किलिंग्स वाले जो होते हैं, तो अगर अगर हम इन सब का बैकग्राउंड देखेंगे ना, तो इनकी बहुत सारी चीजें चाइल्डहुड ट्रॉमा से जुड़ी होती है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें, अपने बचपन में बहुत सारी ऐसी वायलेंट चीजें देखी होती है जिसको वो स्टैम्प करते हैं, हाँ हमारे घर में होता था मतलब सही है। अगर मैं एक इंटरनेशनल केस के बारे में बात करूंगी, टेड बंडी बहुत ही फेमस अमेरिकन सीरियल किलर एंड रेपिस्ट था। उसने करीब अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30 तो रिपोर्टेड है, 30 फीमेल्स को मारा है। वो नेक्रोफिलिया भी था, मतलब डेड बॉडीज को वो मार के ऐसी सेक्लूडेड जगह पे डेड बॉडीज को रखता था, जाता था डेड बॉडीज को सजाता था, रेप करता था, जाता था डेड बॉडीज को सजाता था, रेप करता था। तब तक वो रेप करता था जब तक ये पूरी बॉडी सड़ नहीं जाती। ठीक है। एंड उसने साइकोलॉजी पढ़ी है, उसने लॉ पढ़ा हुआ है, और बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी, मतलब दिखने में बहुत ही हैंडसम था। और हमेशा उसका एक पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी था कि किसी से पूछते तो मुझे प्लीज एड्रेस बता दीजिए, या मेरे पैर में चोट लगी है तो मेरी थोड़ी, तो वो कॉन्वर्सेशन में वो किसी भी तरीके से फीमेल को फिर उनको ले जाके बांध के रेप करता था, जान से मार देता था। ये अभी रिसेंटली छूट गया है? नहीं, टेड बंडी तो आई थिंक सो हैव बीन कन्विक्टेड। नहीं, बट अभी शायद न्यूज में आ रहा है, गोरा को बहुत ही स्मार्ट सा बहुत ही, गोरा अभी सी, तो बुढ़ा हो गया होगा, बहुत बुढ़ा, हाँ बहुत बुढ़ा सा 70s का केस है हाँ। ये। अब उसका हम बैकग्राउंड देखेंगे तो वो जो है, उसका बाप जो है, यानी कि उसके जो फादर है, जो बायोलॉजिकल फादर है, उसका ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर ने उसकी सिस्टर को रेप किया था एंड ही वाज बोर्न। तो उसकी सिस्टर उसकी मदर है, ठीक है। तो उसने वायलेंट राइट फ्रॉम, वो 3 साल के एज में उसको बहुत फैसिनेशन था नाइट से। तो उसकी आंट एक दिन सो रही थी, रात को उठ के देखा 3 साल का बच्चा, उसके आंट के चारों ओर चाकू लगा रखे उसने, और बेड के कोने में बैठ के ये डर गई। बेड के कोने में देखा तो हंस रहा है बैठ के, 3 साल का बच्चा। तो आप सोचो किस तरीके का ट्रॉमा उसके जहन में या उसके दिमाग में बिल्टअप हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे घर की जो कंडीशन है, उसका बैकग्राउंड, बायोलॉजिकल बर्थ का बैकग्राउंड ऐसा था, उसके बाद में पॉर्न्स देखना, वीडियोस देखना, वीडियोग्राफिक पॉर्न्स देखना, उसको एग्जीक्यूट करना, वो उसका इंटेंशन हो गया। साइकोलॉजी उसने पढ़ी तो उसको साइकोलॉजी लोगों का पता चल गया। लॉ उसने पढ़ना चालू किया तो क्राइम से कैसे बचना है। आप नॉर्मली जो भी उसके दोस्त थे वो विश्वास ही नहीं करते थे कि ये ऐसा आदमी था। 2-3 लोग जो बचे गए उसके चंगुल से, उन्होंने फिर ये पूरा स्टोरी नरेट किया। तो हर एक इस टाइप के आप क्रिमिनल प्रोफाइलिंग अगर देखेंगे, जो ये क्राइम्स करते, इनके बैकग्राउंड में चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक 100% जो है जुड़ा रहता है। दिस इज व्हाई दे डू इट।
राइट, एक मूवी भी आई थी जिसमें शमशान, मतलब वो लोगों को मारने में उसको बड़ा मजा आता था कि या लोग मरते थे तो बहुत उसको सारे बड़ा लोग मजा अब ट्रॉफी लेके जाते, कोई अंगूठा काट के रख लेता है, कोई सर काट के रख लेता है। टेड बंडी ने 12 औरतों का सर काट के अपने गोडाउन में रखा हुआ था एज अ ट्रॉफी। कोई कपड़े ले लेता है, कपड़े लेके रखता है, तो मतलब दे हैव देयर डिफरेंट। और ये सब डिसऑर्डर्स के ही, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कोई किसी को कैसे मार सकता है? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इतने ब्रूटल केस कहाँ से आते हैं, कौन से स्टेट से आते हैं? स्टेट का तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नंबर कभी भी रिसर्च ज्यादा नहीं होगा। किया है, बट अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी रूरल एरियाज से, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी पे कमेंट नहीं कर सकते आप। नहीं मैंने जो चीज़ पढ़ी नहीं है, जो जिसका जानकारी नहीं है, तो मैं उस पे अवॉइड ही करूंगी। वो तो आई थिंक सो एनसीआरबी का आप रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको सारा स्टेट का वैसे ही मिल जाएगा। दिल्ली से ज्यादा आते हो लगता है। मुझे आई सीरियसली आइडिया नहीं है, चाहिए तो मैं नेट पे सर्च करके आपको सोर्स बता के बता सकती हूँ कि भाई इसके अनुसार हाँ। ये है करके। आपकी पुलिस वालों से कैसे डीलिंग होती है, मतलब आपको पुलिस वाले क्या बोलते हैं, पैसे देते हैं? हाँ हाँ, जो भी केसेस रहते हैं ऐसे ही तो हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही हमारा ब्रेड एंड बटर है, तो वी आर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। हम लोग 4-5 एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग डोमेन से है, तो जिस टाइप का आता है मेनली हमारे पास में जो काम आता है वो डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड आता है। अभी जैसे अक्यूज्ड है, उसका सीज कर लिया मोबाइल, ठीक है, सीज कर लिया, वो कुछ बता नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, तो उसके मोबाइल में से डेटा निकालना। अब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बहुत क्विक प्रोसेस होना चाहिए। अगर उसको प्रॉपर लैब में भेजेंगे तो उसमें बहुत पेंडेंसी के कारण बहुत टाइम लग सकता है, तब तक कल्प्रिट कहीं का कहीं निकल जाएगा। तो मोबाइल में से डिलीटेड डेटा रिट्रीव करना या डेटा रिट्रीव करना कुछ इंपॉर्टेंट मेनली डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड रहता है। या फिर कुछ वीडियो सीसीटीवी फुटेजेस है, अभी किसी ने रॉबरी किया है, सीसीटीवी फुटेजेस है, तो उसका फेस क्लियर नहीं है, डिस्टेंस से है फेस, किसी गाड़ी का नंबर प्लेट क्लियर नहीं है। तो इस टाइप के जो असाइनमेंट होते हैं जो कि उनके इन्वेस्टिगेशन में बहुत लीड मिलती है, उस टाइप के बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं अच्छा, हमारे आप पास। कौन से सबसे सॉलिड केस में कोर्ट में गए हो जहाँ पे आपने गवाही दी हो कि यार ये ऐसा ऐसा हुआ है जज साहब? देखिए, मेरा जो मेनली केस रिलेटेड रहता है वो सिविल मैटर्स से, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, हैंडराइटिंग से रिलेटेड रहता है। तो अगर मैं बोलूँ कोर्ट में जो केसेस गए हैं उसमें से एक विल का मैटर था। विल का मैटर था जिसमें कि जो सीनियर काउंसिल जो सामने वाला है, यानी कि मेरे जो ओपोनेंट, मेरे क्लाइंट के ओपोनेंट जो थे, वो मुझे क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे और वो बहुत ही ये किया, वो किया, ये नहीं किया, बहुत ज़्यादा ही इम्बाइब कर रहे थे। और एक उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा। टेक्निकल क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने जज ने बोला कि मैडम डोंट आंसर। पर जज ने सीधे बोला कि ये नॉर्मल विटनेस नहीं है, ये एक्सपर्ट विटनेस है। ये एक बार बोलना चालू करेगी टेक्निकली तो तुम्हारे पास सवाल नहीं होगा, ठीक है? तो फिर वो काउंसिल ने अपने क्लाइंट से पूछा कि भाई पूछूं कि नहीं पूछूं? फाइनली उन्होंने नहीं पूछा। हाँ। उस 1 सेकंड के बाद में पूरे उस क्रॉस एग्जामिनेशन को खत्म करने के लिए, जो मैं हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ, मुंबई हाई कोर्ट की, जो जस्टिस है उन्होंने बोला कि अब मैं सवाल पूछूंगा। ही आस्क्ड मी 3 क्वेश्चंस। आई थिंक सो वो 3 क्वेश्चन काफ़ी थे मेरे केस को स्टैंड करने के लिए। उन्होंने 3 बहुत ही एप्ट क्वेश्चन पूछे और मैंने उसको एग्ज़ैक्टली उनको बता दिया। अब उसके बाद सीनियर काउंसिल में से 1000 सवाल पूछे, इट हैड नो मीनिंग। और क्या थे वो 3 क्वेश्चन? वो 3 क्वेश्चंस, वो एक फ़ोर्जरी का था कि जो मेरी क्लाइंट थी, उनके ग्रैंडफ़ादर ने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लिख के दी है कि नहीं दी है, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी प्राइम पॉश लोकेशन पे था। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आप क्यों बोलते हो कि ये साइन उन्होंने नहीं किया है करके। तो मैंने उनको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में बताया कि ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे, इसीलिए 100% मेरे हिसाब से फ़ोर्जरी है। तो उस कंक्लूजन पे आई डोंट नो वो सैटिस्फाई हुए कि नहीं हुए, बट मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस इनफ थे मेरे केस को स्टैंड करने के लिए। एंड आई एम वेरी स्ट्रांग ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। इट्स वेरी टफ टू क्रॉस मी। नहीं कर सकते कोई क्रॉस आप? मेरे को मतलब मुश्किल जाता है, मैं ये नहीं कहती करते नहीं, बहुत सीनियर काउंसिल्स मुझे क्रॉस करते हैं। मैंने क्रॉस एग्जामिनेशंस में 6-6 दिन भी निकाले हुए हैं
कि कटघरे में सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक सवालों के जवाब देते जा रहे हैं, बट वो कभी भी मुद्दे पे नहीं आएंगे। वो दे वुड बी हिटिंग अराउंड द ब्रोश हियर, क्योंकि मुद्दे पे आएंगे तो मैं सीधे बोल दूंगी भाई ये है, हाँ राइट। तो मुद्दे पे नहीं आएंगे। तो ऐसे भी जाते हैं। कुछ काउंसल्स थोड़ा सा मिसबिहेवियर टोन में भी रहता है उनका, क्योंकि उन्हें अपने क्लाइंट को फेवर करना है। राइट। सबसे ज़्यादा केस मुझे ऐसा लगता है इंडिया में, मैं जब स्टडी करता हूँ देखता हूँ तो ना प्रॉपर्टी डीलिंग मामले में सबसे ज़्यादा होते हैं कि गलत साइन कर दिए, 400-500 करोड़ रुपए भाई बहन ने ले लिए, बाप ने किसी और के नाम लिखी थी, किसी और ने ले ली। सबसे ज़्यादा केसेस इसी में आते हैं। तो आपने कोई ऐसा केस हैंडल किया है? देखिए, इस टाइप का अगर केस बोलेंगे तो मेरा डे इन एंड आउट यही केसेस होते हैं। ये मैंने केसेस इतने हैंडल किए हैं कि मुझे अब रिलेशनशिप पे भरोसा नहीं रहा है। भाई बहन का पैसा ले रहा है, बहन भाई का, मतलब आपस में ही फैमिली में एक दूसरे का किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी हथियाने में। एक केस तो ऐसा है जिसमें कि 2 बहनें और 2 भाई हैं, और फादर ने अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं कि सबको सफिशिएंट मिल जाएगा। इन स्पाइट ऑफ दैट एक भाई ने पूरी प्रॉपर्टी ले ली झूठे साइन मार के। कितने करोड़ की प्रॉपर्टी? वो करोड़ कम से कम नहीं करते हुए 20-25 करोड़ की तो आराम से हो गए। तो उसका तो अभी एनालिसिस चल रहा है, जिसमें कि वो विल जो है मदर ने खुद ने अपने हाथ से लिखा है। फादर को थोड़ा आइडिया मिला था कि मेरा बड़ा बेटा कुछ तो इलीगल करने के चक्कर में, वो एक बहुत लीडिंग सर्जन है बॉम्बे में, उसने लॉ भी कर लिया है फॉर दिस पर्पस, किस तरीके से मैनिपुलेशन कर सके, एंड वो खुद ही अपना केस लड़ता है। एंड उसकी पूरी कोशिश है कि इन तीनों भाई बहनों को कुछ ना मिले, सब कुछ मुझे मिले। एंड ही इज फिल्दी रिच, खुद भी बहुत कमाता है, बट उसे देना नहीं है। इस केस में मदर ने खुद ने विल लिखा है। फादर ने बोला कि तू खुद मेरे सामने बैठ और लिख कि मुझे अपने सारे बच्चों को देना, एंड ही साइंड बिफोर डेथ। इन स्पाइट ऑफ दैट बोलते नहीं ये बोगस है। मदर इज लिविंग, मदर ने बहुत समझाने की कोशिश करी। और बहुत ही एक सरप्राइजिंग इंसिडेंट ऐसा आया था कि 2014 में एक डॉक्टर लेडी मेरे पास में आई थी, बहुत लर्नड और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, और उन्होंने बोला, और ये मैटर EOW यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में मुंबई में चल रहा था। उनके पास में एक 7 पेज का डॉक्यूमेंट था और फोटोकॉपी में था, और बोला कि निशा ये 7 पेज पे मेरे साइन है, लेकिन मैंने ये कभी साइन किए नहीं है। मैंने कहा ठीक है। बोला कि ये मेरे भाई ने प्रोड्यूस किया है, और तो मैंने उससे थोड़ी सी बैक स्टोरी, हम हमेशा एक केस ब्रीफ लेते हैं, क्या केस ब्रीफ है उसमें, उसने बोला कि मेरा एक बहुत ही सीरियस सा सर्जरी हुआ था एंड आई वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो मेरे ब्रदर के यहाँ पे कुछ इनकम टैक्स की कुछ रेड पड़ी है, तो उसने मुझे कुछ 35 लाख का तेरे से गिफ्ट डीड चाहिए, जिससे कि विच विल हेल्प माई केस करके। तो शी बीइंग अ वेरी प्योर सोल, ये बस भाई बहन 2 ही हैं, तो ये सीधे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके रजिस्ट्रार ऑफिस गई थी। ये 35 लाख का गिफ्ट डीड जो है साइन करने के लिए, सिर्फ 2 पेज का गिफ्ट डीड था। ये बाहर बैठी थी बिकॉज ऑफ स्टिचेस एंड ऑल, और रजिस्टर बाहर आके इसने साइन किया। 1 महीने के बाद में उसने अपने ब्रदर से बोला कि मुझे कॉपी दे दे ताकि मेरे इनकम टैक्स में मैं फाइल कर दूं, और मुझे उसका जो भी है सेटल करना था। भाई टालता रहा, हाँ देता हूँ करके। फिर शी गॉट पिस्ड ऑफ, तो उसने खुद ने रजिस्ट्रार ऑफिस में सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करके उसको जो सर्टिफाइड कॉपी, वो 2 पेज गिफ्ट डीड जो 35 लाख की थी, उसके अगेंस्ट में एक 7 पेज का हक सोड़ पत्र, हक सोड़ यानी कि आप अपना पूरा हक छोड़ रहे हो, हक सोड़ पत्र का वैल्यू था, उसमें कंटेंट ऐसे थे कि मैं 400 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ रही हूँ। उसके भाई ने वो 2 पेज के गिफ्ट डीड को फोर्ज करके 7 पेज का हक सोड़ पत्र बना दिया। बनाने के बाद में तो ये वो 7 पेज का हक सोड़ पत्र मेरे पास लेके आई थी कि निशा मैंने सिर्फ लास्ट पेज पे साइन किया, तो वो तो 35 लाख का था, बट ये मैंने साइन नहीं किया। मैंने अपने भाई से कन्फ्रंट किया, तो मेरे भाई ने बोला हाँ मैंने करी है फोर्जरी, पकड़ के दिखा दे, तू कर ले जो करना है, ये कभी तू प्रूव नहीं कर पाएगी। शी ब्रॉट दैट डॉक्यूमेंट टू मी, और मैंने उनके सारे सिग्नेचर्स लिए और इसको बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया। मैं कहा इतना
चैलेंज कोई कर रहा है कि पकड़ नहीं सकते तो लेट्स नेल इट करके। फिर मैंने उसका एनालिसिस किया तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेकंड और फोर्थ में कॉपी पेस्टेड सिग्नेचर था। पकड़ में आ गई वो। बिल्कुल पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हुई, वो बंदा अरेस्ट हो गया, उसको हाई कोर्ट तक से बेल नहीं मिली। ऑन द बेसिस ऑफ माय रिपोर्ट हाई कोर्ट तक से बेल नहीं मिली। देन ही वाज अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट फॉर बेल। लेकिन इतने में अगेन उसने अपना माइंड गेम, ये जो लेडी थी वो बहुत ही सॉफ्ट, तो उसने दिखाया है जेल में, देख मेरे हाथ कैसे काले हो रहे हैं, मैं ऐसा हो रहा हूँ, मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा ऐसा। तो उसने कंसेंट टर्म्स की, हाँ इसका जो भी हक बनता है कंसेंट टर्म्स लिख के साइन करके बेल के लिए ऑब्जेक्ट नहीं किया, बाहर आया। फिर बोलता अब कर ले जो करना है। अब तो कुछ नहीं कर सकते हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो बोल दिया। और उसने वो कंसेंट टर्म्स को भी कंप्लाई नहीं किया है। पता रिलेशनशिप आजकल रहे नहीं है, मतलब सगे भाई बहन, एंड उस आदमी को किसी चीज की कमी नहीं, एंड सिमिलर चीजें उसने, उनका एक मेल शोविनिस्ट टाइप का आइडियोलॉजी था कि मेरे पापा का और मेरा पैसा है, मेरी सिस्टर को जाएगा तो किसी दूसरी फैमिली में नहीं जाना चाहिए। ऐसी ही चीजें उसने अपनी बुआ, मतलब जो फीमेल्स जिसकी बाहर शादी होती है उनके साथ में किया है। बट आजकल तो कोर्ट ने डाल दिया ना कि अगर पापा की प्रॉपर्टी तो भाई बहन दोनों में बटेगी। माइंडसेट कौन चेंज करेगा ये बताइए। कोई नहीं कर पाएगा। इट्स माइंडसेट। हाँ मैम, एक आखिरी सवाल है मेरा। बहुत सारे केसेस तो डिस्कस कर सकते हैं, बट श्रीदेवी जी का एक केस आया था, सबको ऐसा लगा कि वो मर्डर हो गया है, तो इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, श्रीदेवी के केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें डेथ ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्राउनिंग इस टाइप से आया था। ये प्रॉपर पोस्टमार्टम होने के बाद में रिपोर्ट आया था। तो मैं थोड़ा सा इंसाइट टेक्निकली आपको देना चाहूंगी कि भाई इस टाइप के केसेस में, जिसमें कि बाथ टब के केसेस में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कैसे होता है। अगर आप रिसर्च देखेंगे बाहर की कंट्रीज में जहाँ पे बाथ टब का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज होता है, बहुत डेथ्स होती है वहां पे। दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। मैं आपको चाहिए तो कुछ सोर्सेस बता दूंगे जिसमें कि सारा डिटेल दिया हुआ है उसमें। अब एक्सीडेंटल डेथ में या ये ड्राउनिंग के केसेस में ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए करके। अगर सोच लीजिए सर थोड़ा सा अंदर चला गया, थोड़ा सा भी पानी आपके विंड पाइप में, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, विंड पाइप में चला जाता है तो मसल स्पाज्म हो जाता है, यानी कि पूरे मसल्स जाम हो जाते हैं। ठीक है, वो बॉडी का ऐसा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है कि और पानी, हवा या और कुछ अंदर नहीं जाना चाहिए बॉडी को डैमेज करने के लिए। और वो मसल स्पाज्म ऐसा होता है कि वो वोकल कॉर्ड्स को, जिससे कि हमारी आवाज आती है, उसको बंद कर देते हैं। तो जिससे कि थोड़ा सा पानी जाने के बाद में हवा भी नहीं जा रही है और आवाज भी बाहर नहीं निकल पा रही है, तो द पर्सन कांट इवन कॉल फॉर हेल्प, वो आवाज भी नहीं दे सकता है। अगर आप मेजर मूवीज में देखोगे तो उसमें जोर जोर से चिल्ला रहे बचा, ऐसा नहीं होता है। एंड दिस इज समथिंग एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। बचपन में व्हेन आई वाज समवेयर अराउंड 9 to 10 years ऑफ ओल्ड, एक छोटा सा पॉन्ड था केरला में, और वहाँ पे पॉन्ड में नहाने का बड़ा वो रहता था। एंड वी वेंट ऑन अ वेकेशन वेर इन मैं और मेरे कजिन ब्रदर सब छोटे छोटे से ही थे कि हम लोग तैरना, मुझे फुल तैरना आता नहीं था तो तैरना सीख रहे थे, और हम लोग वो बनाना स्टेम के को पकड़ के तैरते हैं। तो एक थोड़ा सा सेंटर में जाने के बाद में वो बनाना स्टेम मेरे हाथ से छूट गया। एंड मेरा छोटा भाई था जो कि 2-3 साल छोटा था, चाचा का लड़का, तो वो साथ में था। तो उसका स्टेम था, उसका स्टेम मुझसे पतला था, मेरा छूट गया था, तो मैंने उसका पकड़ने की कोशिश करी तो उसके हाथ से भी छूट गया। एंड इट वाज, वो पॉन्ड कैसा था, पूरा एक सराउंडिंग एरिया और पॉन्ड ऐसे सेंटर में था। एंड हमने ग्रिप छोड़ दिया, हर बार नीचे पैर टच कर रहे थे, इस बार टच किया तो बहुत ही गहरी खाई थी, मतलब पानी के अंदर। वी लॉस्ट बैलेंस और उसके बाद पानी अंदर चला गया। माई सिस्टर, मेरी सिस्टर वहां कॉर्नर में बैठी हुई थी किनारे पे, उनको ऐसा लग रहा था कि हम मस्ती मजाक कर रहे हैं। एंड वी वर आउट ऑफ ब्रेथ, कंप्लीटली आउट ऑफ ब्रेथ, आवाज ही नहीं निकल रही थी कि बचाने के लिए। फिर बहुत दूर से चाचा ने खिड़की से देखा हमको,
ही इमीडिएटली जिस टाइप का हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हो गए थे, उन्होंने फिर वहां से डाइव करके ही सेव्ड अस। तो आई एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से फील होता है। थोड़ा सा भी पानी अंदर चला जाता है, सर्कुलेशन बंद हो गया, एयर का सर्कुलेशन बंद होते ही लंग्स बंद हो गया, लंग्स बंद होते ही हार्ट अटैक, ठीक है, और हार्ट अटैक से ब्लड का सर्कुलेशन जाता है, वो बंद होते ही ब्रेन में ऑक्सीजन, हिपोक्सिया स्टेज आ जाता है और आदमी खत्म। तो आप तो ये कह रहे हो कि बाल्टी के पानी से नहाना और शावर से नहाना ज़्यादा बेटर है। आजकल जो लोग सो कॉल्ड जकूजी और बाथ टब के लिए पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा सा उसमें सेफ डेथ रहे। होला ज़्यादा चांसेस। थोड़े से अल्कोहल के कंटेंट्स भी पाए गए थे उनकी बॉडी में, सैंपल्स में पाए गए थे, तो इस टाइप के इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में और मुश्किल हो जाती है और इजीली जो है आप विक्टिम बन जाते हो इन चीज के। तो हर चीज में यू हैव टू बी केयरफुल। आप मैचस्टिक जला रहे हो तो यू हैव टू बी केयरफुल, आप गैस के पास काम कर रहे हो तो यू हैव टू इस बी। पॉडकास्ट से तो बस यही सीखने को मिला है, हर जगह एविडेंस बचा के रखो और बहुत केयरफुल रहो। मेरे 3 दोस्त, डिफरेंट दोस्त, एक दोस्त को तो मार के कुएं में डाल दिया, कोई एविडेंस नहीं मिला किसने मारा, आज तक पता नहीं चला। 2 दोस्तों ने सुसाइड किया, जब पुलिस वाले आए, ये आए वो आए, तो उन्होंने केस को ऐसा कह के दबा दिया कि इसकी तो नौकरी नहीं लग रही थी तो इसने सुसाइड कर लिया। अब किसने उकसाया क्या किया कुछ पता नहीं। तीसरा दोस्त बिल्कुल प्योर ब्राह्मण पंडित, पूजा पाठ करने वाला बंदा, मतलब कोई सोच भी नहीं सकते हम लोग कि मतलब ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा। उसको भी ये कह के डाल दिया कि इसको पैसे की कमी थी, इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ऐसे केसेस हजारों लाखों की तादाद में रोज हो रहे होंगे, किसी को पता नहीं चल रहा होगा और वो ऐसे दबा दिए जाते हैं। सुसाइड का मैं बताऊं, ये ना देखिए ये एक इम्पल्सिव डिसीजन होता है, मतलब उस एक आधे मिनट में इंसान को लगता है मेरी दुनिया अब खत्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो एक आधे सेकंड में से बचा लिया ना। एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें कि वन ऑफ माय फ्रेंड वाज अबाउट टू स्लिट हर रिस्ट, वो स्लिट करने जा रही थी, जो उसने बाद में बताया कि मतलब वो इतनी ज्यादा, और एक फोन कॉल आया उसके किसी दोस्त का, शी चेंज्ड हर माइंड। जो सुइसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं वो इम्पल्स पे होता है, वो इम्पल्स में से थोड़ा सा भी इधर बाद में अरे बाप रे हम सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा करने का, ऐसा हो जाता है। मतलब आपको पता नहीं चलेगा आप सुसाइड कर रहे हो। हाँ, मतलब वो एक इम्पल्सिव में वो आप में हिम्मत भी आ जाती है, आप कर भी सकते हो, लेकिन आप वहां से उस एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट से थोड़ा सा डेविएट हो गए, किसी ने घंटी बजा दी या कुछ कर दिया, अब वो माइंडसेट से डेविएट होते फिर आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। और कुछ कुछ लोगों की तो सुइसाइडल टेंडेंसी है। मेरे एक रिश्ते रिश्ते में नहीं कह सकते, मेरे फैमिली फ्रेंड्स में ही, पापा के फैमिली फ्रेंड्स में ही एक थे जो हमारे किराएदार रहते थे और हमारे ही पीछे किराएदार रहते थे। एंड वन फाइन मॉर्निंग माय फादर, मतलब आवाज दे रहे थे, बालन नाम था, बालन बालन करके आवाज दे रहे थे, ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। और उनकी वाइफ अंदर से बोल रही थी ये देखो हमें अंदर करके ना ये बाहर से लॉक लगा के पता नहीं कहाँ चले गए करके बोल के पापा को आवाज देते। पापा गए तो दरवाजा खुला था, थोड़ा सा स्लाइटली ओपन था, खोल के देखा तो ही वाज हैंगिंग। माय फादर वाज शॉक्ड। फिर जब उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने स्टडी किया, और उन्होंने आर्मी में थे, जूते उते पॉलिश करके रखे थे कि नेक्स्ट डे मेरे को जाना है, ऐसा सब करके। एंड ही वाज सो कॉन्शियस अबाउट हिज बॉडी इन टर्म्स ऑफ कि मेरे कपड़े इधर उधर नहीं होने चाहिए सुइसाइड के, कि पूरा लंगोट की तरह उन्होंने धोती कसी मरने से पहले। एंड देन ही अटेम्प्टेड लाइक हिज, मतलब ही शुड नॉट बी ऑफ क्लोथ्स व्हेन ही इज फाउंड डेड, वो इतने कॉन्शियस थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जब पता चला तो ये पता है उन्होंने बहुत बार अटेम्प्ट किया है। ये तो एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से होता है। तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी होती है कुछ लोगों की, तो वो एवरीथिंग इज मेंटल ब्रेन। हर आदमी की जिंदगी में दुख तो है, मतलब दुख होने की वजह से वो ऐसा अटेम्प्ट करता है, हाँ, चीजें करता है। फिर स्टोरीज में ये भी था कि बेटे ने कुछ उल्टा जवाब दे दिया विच ही कुडंट स्टैंड, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। अब स्टोरीज बनाने वाले तो बहुत कुछ तो बना लेते। आप मेरे हाथ पे देखो, कब इतने सारे कट देखोगे, कम से कम सुसाइडल अटेम्प्ट्स, नॉट सुसाइड 20-25 कट, इस हाथ पे भी है इस हाथ पे भी है, दोनों हाथों पे मतलब। तो एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा था कि मतलब बहुत डिप्रेशन में हो रहे हैं, हर चीज गलत हो रही है, जिंदगी नहीं चल रही है, बिल्कुल गलत, ऐसा लग रहा है मरे कि नहीं मरे, मतलब अब आगे जिंदगी जीने का क्या फायदा क्या है। राइट राइट। तो कुछ भी दर्द होता, एक ब्लेड लेते कट मार देता,
और उसमें खून निकलता बहुत जोरदार, खतरनाक निकलता। फिर वो दर्द जो मेरे को होता है वो मेरे को हिम्मत देता है कि नहीं साला ज़िंदगी वापस जीनी है अभी से एक साल है। ये दर्द हो रहा है ना तो इसको ज़िंदगी को वापस बताएगा। तो पता नहीं मेरे साथ तक ऐसा मेंटली होता है हर किसी। चीज़ अब हो गई। मैं बोल रहा हूँ जितने लोग हैं सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसे एपिसोड्स हाँ। होंगे कि कुछ लाइफ के ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं कि आप में वो कोपिंग कैपेसिटी नहीं होती। बट आप हमेशा एक चीज मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, आप ऐसे स्टेज पे आते हैं जहाँ पे आपको मरना आसान और जीना मुश्किल, वहां से फिर आपकी ग्रोथ होती है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। वहां से फिर आपकी ग्रोथ ही होगी, बिकॉज वो लास्ट बॉर्डर है। किसी ने किसी में से भी पूछा कि अभिषेक आपकी ज़िंदगी में क्या प्रेरणा है? मैंने बोल दिया अंत ही प्रेरणा है मेरी तो। चलो ये तो हो गई बातें, बट आप ये बताइए अगर किसी को फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, फोरेंसिक एक्सपर्ट का क्राइटेरिया जब मैं पढ़ाई करती थी तब डिफरेंट था, अभी यूजीसी ने अलग से नॉर्म्स बनाए हैं। नंबर 1 फर्स्ट क्राइटेरिया है कि साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। जो 11th-12th में हम स्पेशलाइजेशन, उसमें साइंस होना चाहिए। अभी फिर उसके बाद में बीएससी फोरेंसिक साइंस हो गया है। बीएससी फोरेंसिक साइंस में के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस, या फिर जिसने बेसिक ग्रेजुएशन किया बेसिक साइंस में, यानी कि बीएससी, जैसे मैंने बीएससी इन बायोलॉजी किया था, तो मैंने उसके बाद में डिप्लोमा इन लीगल एंड फॉरेंसिक किया था, क्योंकि उस टाइम मास्टर्स नहीं हुआ करते थे। तो ये मास्टर्स तो अभी रिसेंटली चालू हुए हैं। तो मैंने डिप्लोमा किया है लीगल एंड फॉरेंसिक साइंस में। फिर रिसेंटली पिछले से पिछले साल आई थिंक सो 22 में मैंने डिप्लोमा किया था साइबर फॉरेंसिक में, साइबर एंड डिजिटल फॉरेंसिक एंड रिलेटेड लॉ में। तो फ्यूचर सॉलिड है, इसमें पैसा वैसा कमाएंगे अच्छा खासा। जिस टाइप से इंडिया ग्रो कर रहा है, आई थिंक सो सॉलिड होना चाहिए। अभी तक तो उतना नहीं था, नहीं तो मुझे इतने साल नहीं लगते यहाँ पहुँचने के लिए। तो इस साल का एक्सपीरियंस आपका, छोटे से क्वेश्चन से मेरे पास कुछ मैं आपसे पूछता हूँ, उसका फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या कभी कोई फॉरेंसिक एविडेंस की वजह से किसी केस का आउटकम बदल गया? कोई एग्जांपल आपके पास? मैंने आई थिंक सो बहुत सारे केसेस डिस्कस किए जिसमें एविडेंस आया और चेन ऑफ कस्टडी प्रॉपर नहीं था बोल के उसको निकाल दिया गया, तो पूरा फ्लिप हो जाता है। 3 रेप वाले छूट गए। जब आप किसी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपका फोकस क्या होता है? सबसे पहले फोकस होता है, सबसे पहले जो फोकस मैं बोलती हूँ वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड और किस तरीके से क्या चीज़ को हमको एनालाइज करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और बहुत ही सीक्वेंशियल, कुछ जो बुक्स में कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। किस तरीके से ग्रिड मेथड, स्पाइरल मेथड, किस तरीके से आपको एक पूरा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना है। तो आई जनरली ट्राई टू गो बाय द बुक्स एंड एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कि क्या, जस्ट ट्राई टू लुक बियॉन्ड व्हाट इज बीइंग शोन टू यू। जो दिख रहा है उसके पीछे भी कुछ होगा। कुछ कुछ क्राइम सीन तो मैनेज रहते, दिखाते हैं कि इस टाइप से हुआ है, बट एक्चुअल सिनेरियो, सो वो चीज़ें प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही आती है। एक सीरियल किलर के केस को सॉल्व करने में मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक्सपेक्ट क्या आते हैं? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सीरियल किलिंग केसेस में है उसका प्रोफाइलिंग करना। सबसे पहले उसका क्रिमिनल प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी है, किस टाइप का उसका साइकी है, मेंटल सेटअप क्या है। और ये जो काम है ये फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करते हैं। उसके बाद में जनरली फिर उसका मोडस ऑपरेंडी समझ में आता है कि ये क्यों कैसे कर रहा है, क्या रीज़न है, तो इन्वेस्टिगेशन रिलेटिवली ईजी हो जाता है। सो आजकल के डिजिटल जमाने में साइबर फॉरेंसिक का क्या इंपॉर्टेंस है? साइबर फोरेंसिक बहुत ही बूमिंग करियर है राइट नाउ। प्रॉब्लम यही है कि साइबर फोरेंसिक में क्रिमिनल्स को नैप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज रिमोट किसी कंट्री में बैठे होते हैं, वो कहीं किसी कंट्री, किसी स्टेट, किसी छोटे से कस्बे से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उनको और ज्यूरिसडिक्शन का बहुत इश्यू हो जाता है। अभी सोच लीजिए कोई कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से बैठ के ऑपरेट कर रहा है, तो कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन हो गया। जब तक आपका कुछ ट्रीटी नहीं है या आपके कुछ पॉलिसीज साइनिंग नहीं हुए हैं तो डिटेल्स नहीं मिलती है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग, इसका डिजिटल फोरेंसिक या साइबर क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन बहुत टफ टास्क है। सबसे टफ टास्क। मतलब फेक एविडेंसेस को कैसे पता करते हैं कि ये फेक है? फेक एविडेंसेस प्रोड्यूस तो ऐसे करते हैं जैसे कि जेन्युइन है, एनालिसिस के बाद पता चल जाते हैं फेक है। अभी खून पड़ा है, खून डाला है मुर्गी का लेकिन है तो खून ही, ब्लड टेस्टिंग से पता चल जाएगा वो ह्यूमन नहीं है। मतलब अगर किसी बॉडी को जला दिया है तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे पता करते हैं कि यार ये बॉडी को जला दिया पूरा? देखिए, बॉडी को जब कंप्लीटली जला देते हैं, जैसे कि आई थिंक सो श्रद्धा वालकर मर्डर केस में भी कुछ पार्ट्स को जलाए थे, ठीक है, शीना बोरा मर्डर केस में भी हुआ था, दांत, टीथ
नहीं जलते हैं कभी। उसके अंदर के जो इनामल होता है, टीथ तो शीना बोरा मर्डर केस में भी नहीं आता। बोन्स जो होते हैं, बोन्स के अंदर के बोन मैरो हम लोग यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो शीना बोरा मर्डर केस में फीमर बोन, जो कि सबसे लंबा बोन होता है, थाई बोन जो होता है, वो मिला था उसके अंदर से। तो मतलब 100%, और अगर कंप्लीटली जल गया तब भी दांत रहता है, दांत तो कभी जलता नहीं है। और दांत के अंदर का इनामल अगर इंटैक्ट है, अगर उसमें से मिलता है तो डीएनए टेस्ट हो सकता है। कोई ऐसा केस बताओ आप जिसमें मतलब वो केस ऐसा लग रहा हो कि यार बस ये तो क्लोज होने वाला है केस, बट फॉरेंसिक रिपोर्ट की वजह से वो केस में वापस जान आ गई हो। है लेकिन सब्जुडाइज्ड है, रहने दीजिए। बता सकते हैं आप? नहीं, रहने दीजिए उसका, आई डोंट थिंक सो। आई अभी थिंक शशि थरूर वाला केस है। शशि थरूर वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी फॉलो नहीं किया। ऐसा नहीं हाँ, किया? मैंने नहीं उसमें भी फॉरेंसिक रिपोर्ट के कारण वो केस में वापस जान आ गई। नहीं, अभी तो आपको बहुत जल्दी शीना बुरा में भी कुछ ना कुछ पता चलेगा, क्योंकि कुछ चीजें मिसिंग है, कुछ है करके चल रहा है। वो एक मैटर है, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट मैटर। सब्जुडाइज्ड है और थोड़ा सा क्रूशियल है। तो कोई अदर केस बता सकते होंगे मतलब जिससे ऐसा लगोगे यार मतलब। अगर आप ये सिंपली आरजी कार वाला देखेंगे, बहुत ह्यू एंड क्राई था कि गैंग रेप है, गैंग रेप है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल गया था कि इट इज ओनली वन कल्प्रिट, सिर्फ एक ही का सैंपल मिला है, तो उससे पता चल गया। तो एटलीस्ट जो लोगों का कंटेंशन था, स्पेकुलेशन था, मीडिया स्पेकुलेशन था कि इस टाइप की इंजरीज जो है वो सिर्फ गैंग रेप केसेस में भी होते हैं, वो हट गए। एंड इट वाज प्रूव दैट ओनली वन पर्सन वाज रिस्पॉन्सिबल। ये फेक डेथ सर्टिफिकेट भी बनाते हैं आजकल बहुत ज्यादा। बनाते सब कुछ है, हम्म अब प्रूव होने पे है। मतलब आप कोई भी मतलब किसी भी तरह का केस कर दो, जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो बिल्कुल, सकता। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एविडेंस। और एविडेंस में भी दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट एविडेंस होता है जिसमें कन्फेशन, स्टेटमेंट्स, आई विटनेसेस, ये सारे इंपॉर्टेंट। दूसरा है सर्कमस्टेंशियल, कि एक चाकू मिला है क्राइम सीन पे, अब उस चाकू जो से ही उस बंदे को मारा है कि नहीं मारा है, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का एनालिसिस होगा और फिर उसको क्राइम से लिंक करेंगे। तो इन बोथ द केसेस इट इज एविडेंस। एविडेंस के बिना कोई भी केस जो है वो कोर्ट में प्रूफ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, निर्भया मर्डर केस में आपको पता है कि मतलब मैंने एक पुलिस वाले से बात करी थी, मैंने जस्ट इंटरव्यू लिया उनका, तो उन्होंने बोला कि वो लास्ट तक 10 सालों तक कभी उनको पछतावा ही नहीं हुआ। अच्छा, जब तक उसको हैंग किया। जब तक कपड़े चेंज करने के लिए नहीं बोला गया ना हम्म। कि ये कपड़े चेंज कर लो आज, तब तक उनको पछतावा नहीं हुआ। तब तक उनके हाव भाव ऐसे थे कि हम तो आज छूट जाएंगे, नहीं, हमारा बेल, हमारी ये तो क्या है बेल हो ना, एक जाएगी। फेक एक्सपेक्टेशन भी देते हैं लॉयर्स। हम्म ठीक है ना, कि भाई नहीं कर, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं करके ना, तो वो उस एक्सपेक्टेशन को सच ही मान के बैठ गए। हम्म मे बी उससे कॉन्फिडेंस रहा होगा, या फिर उन्होंने और इस टाइप का थोड़ा सा अगर सीरियसली अगर इन लोगों का प्रोफाइलिंग करेंगे ना, तो ये इनका पहला अटेम्प्ट नहीं होगा। अच्छा, इन्होंने किया होगा, छूटे होंगे, वहीं से आता है कॉन्फिडेंस। बाकी पहले अटेम्प्ट में इतना खतरनाक हम नहीं कर सकते। संजय राय का भी यही है ना, पहले अटेम्प्ट्स किए थे, और क्या उसने पुलिस के साथ बहुत प्रॉक्सिमिटी रखी थी, तो पुलिस किस टाइप से इन्वेस्टिगेट करती है, क्या पकड़ती है, क्या नहीं पकड़ती है, उसको निटिग्रिटीज भी पता थे। तो ये सब अगर आप रेगुलर ऑफेंडर्स देखेंगे ना, जो एक्चुअली नैप करते हैं, ये इन्होंने किए होते हैं, बट आइडेंटिफाइड या रिपोर्टेड नहीं होते हैं। हाँ, बाकी पहले में ही आप इतना ब्रूटल केस कर दो वो पॉसिबल नहीं। इतना ब्रूटल है। उसमें तो मैंने ये सुना है कि जुवेनाइल तो सबसे ज्यादा ब्रूटल था। मतलब लिटरली मतलब उसने शायद अपने स्टेटमेंट बोला, उसने बोला, मर साली तू मरती क्यों नहीं है। इस टाइप के स्टेटमेंट्स यूज किए थे वाइल असॉल्टिंग हर। तो कहाँ से आते हैं लोग? इनके पेरेंट्स से बात करते हैं तो तब तो बोलते हैं हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे कि पेरेंट्स को पता होते ही हुए भी वो डिनाई करेंगे। लाइक जो वो फुर्जरी वाले मैटर में, 400 करोड़ की फुर्जरी वाले मैटर में, जो बेटा था, डीसीपी का बेटा था, फादर को बिल्कुल पता था। बहन ने जाके बोला कि इसने गलत किया मेरे साथ में। हाँ तो ठीक है ना, तो तू पराए घर में चली गई, तेरे को क्यों चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को पता नहीं, या फिर कंप्लीटली फ्लिप साइड होता है कि वो इतने डिफरेंट नॉर्मलाइज होके घर में रहते हैं कि घर वाले सोच भी नहीं सकते कि ऐसा काम कर सकता है। टेड बंडी वाले केस में
टेड बंडी वाले केस में उसके फ्रेंड्स ऐसे बोलते थे, हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये इस टाइप से काम कर सकता है करके। तो दोनों सिनेरियो है, या तो उसको फेवर करेंगे, भाई ग्रूसम मर्डर भी किया, कौन माँ चाहेगी कि उसके बच्चा फांसी चढ़े, राइट। तो वो अपनी तरफ से जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं, या फिर फैमिली मेंबर्स को पता भी नहीं होता है कि ये इस टाइप की एक्टिविटीज में इंडल्ज भी है करके। अच्छा, एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपका क्या मोटिवेशन है? मेरा मोटिवेशन ये है कि फोरेंसिक को सिंपलर टर्म्स में लोगों तक पहुंचाना, उनको ये बताना कि फोरेंसिक साइंस एक मैजिक नहीं है, देयर इज अ प्रोसेस। और जो मीडिया में दिखाया जाता है, जो सीरियल्स में दिखाया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया जाता है, इट्स नॉट सिंपल, इट टेक्स टाइम। तो उसको उसी स्ट्राइड में लिया जाए, नॉट टू ड्रामेटाइज एवरीथिंग। हर चीज ड्रामा नहीं होती है, हर चीज जो है सेंसेशनलाइज नहीं होती है। एक ट्रू एक्सपर्ट के सीट पे आके बैठी कि हम एक्चुअल में क्या देखते हैं और क्या एनालाइज करते हैं, यू विल कम टू नो द डिफिकल्टीज एंड हाउ वी गेट थ्रू ऑल दीज थिंग्स। आई हैव सीन पोस्टमार्टम्स, आई हैव सीन डेड बॉडीज, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग, हमारे भी थॉट प्रोसेसेस चलते हैं। तो उन सब चीज़ों को साइड में रख के साइंटिफिक तरीके से हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसको एविडेंस पे कन्वर्ट करते हैं, दैट्स अ बिगेस्ट चैलेंज, और एक एक्सपर्ट वही करता है। तो पोस्टमार्टम के बारे में बता दो लास्ट, कि पोस्टमार्टम क्या होता है, कैसे होता है, क्या आइडेंटिफाई करते हैं उसमें? देखिए, पोस्टमार्टम जो होता है सबसे पहले डॉक्टर्स कंडक्ट करते हैं, फोरेंसिक मेडिसिन में स्पेशलाइज रहते हैं, और उनका बेसिक जो रहता है कॉज ऑफ डेथ, किस कारण से मौत हुई है। सेकंड रहता है टाइम ऑफ डेथ, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस से। अभी किसी की हॉस्पिटल में डेथ हुई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, उन्होंने अब जो देख रहे हैं एक्सीडेंट को, उन्होंने देख लिया कि भाई ये इतने बजे टकराया था, तो एक अप्रोक्सीमेट टाइम पता चल जाता है, तो उस हिसाब से। एंड क्या बॉडीली इंजरीज हुई है, ठीक है। सुइसाइड के मामले में होमिसाइडल सुइसाइड है, सॉरी होमिसाइडल हैंगिंग है, ये सुइसाइडल हैंगिंग है। सुइसाइडल हैंगिंग जो खुद बंदा हैंग करता है या सुइसाइड करता है, होमिसाइडल कि उसको कुछ खिला के, कुछ पिला के, या 4-5 लोगों ने स्ट्रगल करके जकड़ के हैंग किया होता है, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो उन सब चीज़ों में स्ट्रगल के मार्क्स होते हैं, बॉडी के मार्क्स होते हैं, जितने भी वुंड्स है उसको मेजर करना, किस टाइप के वेपन से हुए होंगे, शार्प वेपन से, पत्थर से, या कुछ ब्लंट ऑब्जेक्ट से हुआ, ये सब नोटिंग करके फर्स्ट लेवल ऑफ पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद में सबसे पहले ये नोटिंग होने के बाद में पोस्टमार्टम लिविडिटी, यानी कि बॉडी किस पोजीशन में थी, साइड में थी, उल्टी थी, सीधी थी, वो पूलिंग ऑफ ब्लड कहाँ पे इकट्ठा हुआ, उससे पता चलता है, बॉडी का पोजीशन पता चलता है। उसके बाद में फिर जो है, फिर धीरे धीरे सबसे पहले जो कट करते हैं बॉडी को, पूरा कट ओपन करते हैं। कट ओपन करने के बाद में जो भी वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग्स, स्टमक के कंटेंट्स, इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है, कलर ऑब्जर्व किया जाता है, स्मेल ऑब्जर्व किया जाता है। स्मेल कुछ है तो स्मेल लिखा जाता है, कलर कुछ है तो कलर लिखा जाता है, और उसके बाद में एक एक ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया जाता है। अगर उनको लगता है कि एस्फिक्सिएशन यानी कि गला दबाने से, स्ट्रैंगुलेशन से, या ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है, तो लंग्स को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। अभी इसको कुछ खिला के किसी ने गला दबाया या हैंग किया है या फिर सुइसाइड किया है कुछ, तो स्टमक के कंटेंट से पता चलेगा। तो ये सारा फिर उसके बाद में ये जो भी इकट्ठा किया होता है, ये फोरेंसिक लैब में जाता है फॉर टेस्टिंग। ओके। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में एक बार कंप्लीट ऑब्जर्वेशन हो जाता है। अभी जनरली जो होता है, लास्ट पार्ट होता है ब्रेन को ओपन करना। तो ब्रेन को ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ से चीरा लगाया जाता है, एंड टू एंड, कान के इस एंड से चीरा लगा के ये पूरा फ्लैप को खींच के ओपन करते हैं। और फिर मेरे टाइम में, आज से 20-25 साल पहले, छीनी और हथौड़ी से ये वाला पोर्शन खोलते हैं, बट आजकल सॉ यूज करते हैं। सॉ यूज करके ओपन करके ब्रेन के कंटेंट्स को चेक करते हैं, ठीक है। अभी किसी का हैमरेज हुआ है, किसी की हैमरेज से डेथ हुई है, एक्सीडेंटल डेथ्स जो होती है, वो ब्रेन ओपन करके चेक किया जाता है, और अगर ज़रूरत होती है तो ब्रेन के कंटेंट्स को भी प्रिजर्व करके टेस्टिंग के लिए रखा जाता है। फिर पूरे बॉडी को सारे ऑर्गन्स डाल के क्लोज कर दिया जाता है। तो इस तरीके का पोस्टमार्टम का प्रोसेस होता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच वेलकम, फॉर कमिंग इन दिस शो और बताने के लिए बहुत सारी बातें। थैंक यू। अगर जनता का प्यार मिलेगा लाइक्स के माध्यम से, तो हम एक नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे जिसमें डिटेल केस में स्टडी करेंगे कि जरूर। सारे केस क्या क्या। बस यही है कि मुझे पहले भेज दिया जाए।
हाँ ठीक है गिव मी सफिशिएंट टाइम। मैं रितिका की जान खाती थी, भेजो क्वेश्चंस भेजो करके। सर, थैंक यू सो मच, काफी मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू।